औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। सिर्फ हैंड रेज़ आप कर दीजिएगा। 8-10 लोग के भी अगर हैंड रेज़ हो जाएंगे मैं समझ जाऊंगा आपको मेरी आवाज़ आ गई है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। माय नेम इज़ फैसल शेख और स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। और एसडीजीज़ के हवाले से ये हमारा एक फ़ेलोशिप प्रोग्राम है जिसको हम लेकर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 8-10 सालों से इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो इसको ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 125 के करीब लोग मुझे दिख रहे हैं। सो इट मीन्स के काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है एसडीजीज़ के हवाले से और उसको वो मज़ीद जो है वो बेहतर करना चाह रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो एग्जैक्ट स्लाइड मेरी शेयर हो जाए। ओके, सो आई होप आप लोगों को मेरी स्लाइड दिख रही होगी। एंड अगेन हैंड रेस करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी स्लाइड दिख रही है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एसडीजीज़ फ़ेलोशिप प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। उसकी वजह ये है कि एसडीजीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ना सिर्फ समझना बल्कि उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वाई आई एम हेयर फॉर यू, कि मैं बेसिकली फ़ेलोशिप प्रोग्राम आपको क्यों करवा रहा हूँ या मैं क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। सो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एसडीजीज़ रिसर्च में, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया था और ये यूनाइटेड नेशन की 75th एनिवर्सरी थी जो कि हम लोगों ने सिंध गवर्नमेंट के साथ सेलिब्रेट की थी कराची मोविनपिक होटल के अंदर, और वहाँ पे ये अवार्ड किया गया था। और हम लोग काफ़ी अरसे से एसडीजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग भी हम करते हैं। पॉलिसी हम गवर्नमेंट को भी बना के देते हैं, मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ को बना के देते हैं पॉलिसीज़। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में हम पॉलिसीज़ बना के देते हैं कि वो किस तरह से एसडीजीज़ को अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा वी डू कंसल्टेंसी एज़ वेल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मेरा बेसिक जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली आईटी से है और मैं पिछले 18 साल से टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ। उसके अलावा 12 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड और पिछले 10 साल से आई एम इनटू सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मैंने कोई चीज़ पीछे छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट नाउ हमारा फोकस जो है वो एसडीजीज़ पे ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि एसडीजीज़ के लिए हमारे पास अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 साल हैं जिसमें हमने एसडीजीज़ को अचीव करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अचीवेबल नहीं रहा, कुछ लोग कहते हैं कि ये अभी भी अचीवेबल है, हम लोग इसको कर सकते हैं। और मेरी नज़र में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एटलीस्ट अचीव कर सकते हैं, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेरेबल हैं उसको फ़िलहाल हम नेगलेक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 5 साल, ये 15 साल के लिए बनाया गया था और इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं, जो पॉलिसीज़ ऐड की गई हैं और जो ये फ्रेमवर्क इतना वास्ट है, जितने इसमें टारगेट्स और इंडिकेटर्स ऐड किए गए हैं, मेरे ख़्याल से वो 30 साल के लिए काफ़ी थे, लेकिन 15 साल के लिए बनाया गया और अब हमारे पास बचे ही सिर्फ 5 साल हैं। बहरहाल हम लोग इसको, अगर बहुत तेज़ी से हम इस पर काम करें तो हम काफ़ी सारे टारगेट्स और इंडिकेटर्स को अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फ़ेलोशिप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि हमने ये क्यों किया है। हम अवेयरनेस क्रिएट भी करना चाह रहे हैं और जिनके पास ऑलरेडी अवेयरनेस है हम उनको कुछ टेक्निकल स्किल्स देना चाह रहे हैं रिगार्डिंग एसडीजीज़, ताकि एसडीजीज़ के अंदर वो अपना करियर भी डेवलप कर सकें और जो टारगेट्स हैं उनको हम एज़ सून एज़ पॉसिबल अचीव कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। अगर हम एसडीजीज़ को समझना चाहें तो उससे पहले हमें थोड़ा सा एमडीजीज़ को समझना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले एमडीजीज़ आए थे सन 2000 में। 2000 से 2015 तक एमडीजीज़
के ऊपर पूरी दुनिया में काम हुआ। ठीक है, अब इन 15 सालों में इन 8 टारगेट्स के ऊपर काम हुआ है। इन 15 सालों में इन 8 टारगेट्स के ऊपर काम हुआ और बहुत ज़्यादा काम हुआ। अब MDGs को SDGs के साथ कैसे हम कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपको जब MDGs बता रहा हूँगा और MDGs के जो इफ़ेक्ट्स इस दुनिया में आए हैं, जब वो मैं आपको बता रहा हूँगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि MDGs को SDGs के साथ कैसे कनेक्ट किया गया है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी सोच रहे हैं और वो MDGs में हो भी चुकी हैं और लोग उससे काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट तो है, लेकिन इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हम अपनी उन चीज़ों को पहले कवर अप करें जहाँ पे दुनिया ऑलरेडी कवर कर चुकी है उसको। अच्छा, अब इन टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, सॉरी इन गोल्स की अगर हम बात करते हैं, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहलाते हैं। अभी जो हम बात करते हैं वो SDGs की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे पहले जो आए थे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। इसमें जो पहला गोल था उसका नाम था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, यानी आज के उसमें आते हैं, तो इन्होंने पॉवर्टी और हंगर को अलग कर दिया है। यानी SDG गोल 1 है नो पॉवर्टी और गोल 2 है ज़ीरो हंगर, और MDGs में ये दोनों चीज़ें जो थी वो एक साथ थी। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक ज़िक्र किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी का, और यहाँ पर इन्होंने ज़िक्र किया है नो पॉवर्टी का। एक्सट्रीम पॉवर्टी को इन्होंने पहले ख़त्म करने की कोशिश की थी, और कितनी हुई है वो मैं आपको आगे स्टैट्स में बताता हूँ। और SDGs के अंदर नो पॉवर्टी इन्होंने कहा है, यानी SDGs के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात नहीं हो रही है जो पहले हम कर चुके हैं। हम इस वक्त जनरल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। बहरहाल हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। दूसरा जो गोल है हमारा MDGs में वो है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब ये थोड़ा सा डिस्कसेबल टॉपिक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इस वर्ड को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अगर हम SDGs में जाते हैं तो यहाँ पर हमें कहता है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है जी। अब अगर इसके हम कुछ हिस्से करें, इसके कुछ पार्ट्स करें और उस पार्ट्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन वो एजुकेशन है, यानी वो बच्चे जो कि कभी ज़िंदगी में स्कूल ही नहीं गए, उनकी एज भी ज़्यादा हो गई, या छोटे बच्चे हैं जिनको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ शॉप्स पे आपको दिखेंगे। तो एज MDGs के अंदर सन 2000 में इसके ऊपर फोकस किया गया और ये कहा गया कि वो बच्चे जो कि बिल्कुल ही बेसिक एजुकेशन से दूर हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन तक भी नहीं वो पहुँचे, तो हमने उनके ऊपर यहाँ पे वर्किंग करनी है ताकि लिटरेसी रेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाया जाए। और अगर हम SDGs की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी ग्रेड एजुकेशन आ गई है, यहाँ पर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे आजकल आप सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सुनते हैं साइबर सिक्योरिटी, आप सुनते हैं IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप सुनते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये वो टेक्नोलॉजी जो कि क्वालिटी एजुकेशन के अंदर लाई करती है। अगर हम इसको गौर से देखें तो 2015 में क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम शुरू हुआ और सन 2000 के अंदर प्राइमरी एजुकेशन के अंदर काम शुरू हुआ। इसका मतलब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाली थी उससे पहले वाकिफ़ थी और उसके ऊपर वो शुरू से काम कर रही थी, क्योंकि लोगों को ये पता था। ये जो MDGs का फ्रेमवर्क दुनिया में आया था, जो कि यूनाइटेड नेशन ने दिया था, तो दुनिया ऑलरेडी रिसर्च करके बैठी हुई थी कि आने वाले 15 से 20 सालों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि हमें लोगों को पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा। अक्सर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब ख़त्म कर रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो क्या करेंगे? तो भाई ये बात 2000 में हो चुकी थी, सन 2000 में, और उस वक्त हम लोग प्लान कर चुके थे, यानी कि पूरी दुनिया यानी कि यूनाइटेड नेशन प्लान कर चुका था कि हमने प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने प्राइमरी एजुकेशन की तरफ लाना है। और 15 साल में अब ये भी आप देखिए कि जो लोग सन 2000 में प्राइमरी एजुकेशन में आए बच्चे, या वो लोग जिनकी एज निकल गई थी वो दोबारा आए,
तो 15 साल में वो इतने प्रिपेयर हो चुके होंगे कि वो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को समझ भी पाएंगे और उसमें वो आगे फर्दर क्वालिटी एजुकेशन में भी जा पाएंगे। अच्छा, इन स्टैट्स को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने प्राइमरी एजुकेशन के स्टैट्स, पॉवर्टी और जेंडर इक्वालिटी और सारे स्टैट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊँगा। ठीक है जी, यहाँ पर तो एक चीज़ समझ में आ गई है हमारे। अब उसके बाद हम जाते हैं प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। डेफिनेटली इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो चुका है, हो रहा है, पूरी दुनिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी पिछले 3-4 सालों से इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अच्छा, फिर रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसके ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा कम काम हुआ है। जो मेरे स्टैटिस्टिक्स हैं, जो मैंने इंटीरियर के अंदर काम किया है, जो सिंध के इंटीरियर में काम किया है, पंजाब के इंटीरियर में जो जितना मैंने काम किया है, बलूचिस्तान में कुछ स्टैट्स वगैरह मैंने इकट्ठे किए हैं, कुछ रिसर्च वर्क किया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी कम काम हुआ है। इसी तरह से मैटरनल हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा कम काम हुआ है, लेकिन काम हुआ है। उसके अलावा हम HIV, एड्स, मलेरिया और अदर डिजीज़ की अगर बात करें तो इसके लिए भी इसका भी सेम वही हाल था जो कि हमारी एजुकेशन का हाल रहा है। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर हमने उस वक्त काम नहीं किया। अच्छा, मज़े की बात ये कि MDGs कब आए और कब गए इसके ऊपर ना कोई ज़िक्र हुआ, ना ये लोगों को पता चला। इनफैक्ट डेफिनेटली गवर्नमेंट को पता होगा, लेकिन उन्होंने शायद सीरियस नहीं लिया होगा। लेकिन ये किसी को पता नहीं चला, ना रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ये मिला, ना ये यूनिवर्सिटीज़ में आया, ना ये हम लोगों तक पहुंचा, ना ये कॉर्पोरेट लेवल पर पहुंचा। इसके ऊपर MDGs पे कोई काम हुआ ही नहीं। SDGs के ऊपर जब सन 2015 में SDGs आए तो पाकिस्तान पहले 10 ममालिक में शामिल था जिन्होंने SDGs को एक्सेप्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, दूसरे मुल्कों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में काम बहुत देर से शुरू हुआ इसके ऊपर, और बाकायदा इसके ऊपर सपोर्ट यूनिट्स बनाए गए, इसके ऊपर पूरी एक कम्युनिटी डेवलप की गई। ये सारी चीज़ें जो है उसमें ऐड की गई हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम इन्फेक्शंस वगैरह की और डिजीज़ की जब हम बात कर रहे थे, तो डिजीज़ की जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त इसके ऊपर काम किया गया था, HIV के ऊपर, एड्स के ऊपर, मलेरिया और अदर डिजीज़। जब आप इसको खोल के पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन पे आप वेबसाइट पे जाएंगे या फर्दर आप इसकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शंस और डिजीज़ के बारे में ज़िक्र हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कोविड-19 में जो हाल हुआ पूरी दुनिया में, तो उसके लिए भी MDGs के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें शामिल थी, यानी उसके ऊपर भी प्रिपरेशन हो रही थी। लेकिन जब कोविड-19 आया और हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा और हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, और जब ये गुज़र गया तो पता चला कि ये ऐसा हुआ था, ये रिसर्च थी, ये क्या था, ये इन्फेक्शन थी, ये एक्सपेरिमेंट था, व्हाटएवर ये जो भी था। उसके बाद हमें पता चला कि ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, ऐसी वेव्स आती रहेंगी, इससे ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो दुनिया इससे काफ़ी हद तक अवेयर थी और लोगों ने अपने लिए काफ़ी सारे काम कर रखे थे इसके हवाले से। तो अगर हम उसमें ये साथ रहते तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते। बहरहाल मैं ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको SDGs समझाने के लिए MDGs समझा रहा हूँ कि MDGs में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, और इससे हमें ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि SDGs कितना इम्पॉर्टेंट अब हमारे लिए है। अगर MDGs इतना इम्पॉर्टेंट उस वक्त था कि जब दुनिया इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे नहीं थी, इतनी ज़्यादा बाकी चीज़ों में आगे नहीं थी, उस वक्त MDGs इतना इम्पॉर्टेंट था, और अगर उस वक्त हम उस पर अमल करते तो आज हम कहाँ होते। तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब SDGs कितना इम्पॉर्टेंट है और आगे 15 साल मज़ीद हम आगे क्या देख रहे हैं या किस तरह अपने आप को देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम जो था वो क्रिएट हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि MDGs का गोल नंबर 7 है। गोल नंबर 7 जो है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन्होंने गोल 7 बनाया हुआ था, और अगर हम SDGs में जाते हैं तो ये आता है क्लाइमेट एक्शन 13, लाइफ बिलो वाटर 14 एंड लाइफ ऑन लैंड 15। यानी उन्होंने एक गोल 7 को 3 गोल्स में डिवाइड किया है, और इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि उस वक्त क्लाइमेट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था पूरी दुनिया में, और अब जो है वो क्लाइमेट इशू इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। ठीक है, इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि SDGs जो है वो कितना ज़्यादा
एक्सपेंड हो गया। अच्छा, अब एसडीजीज़ जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि 2015 में जब एमडीजीज़ ख़त्म हुए तो एसडीजीज़ को लेके बैठे और फिर सोचा कि हम इसको डिवाइड करते हैं, हम गोल्स को बढ़ाते हैं। नहीं, सन 2000 से ही एसडीजीज़ की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी और जैसे जैसे तमाम ममालिक इसमें काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, डेटा जो है वो यूनाइटेड नेशन को सेंड कर रहे थे, उन स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर इसको मज़ीद इन्हेंस किया गया और एसडीजीज़ को फॉर्म में लाया गया। यानी 15 साल रिसर्च भी होती रही, स्टैट्स जमा होते रहे, तमाम प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर भी किया गया पूरी दुनिया में, और उसके बाद जाके एसडीजीज़ 15 साल के बाद डेवलप हुए। यानी एसडीजीज़ के ऊपर जितनी मेहनत हुई है उतनी ज़्यादा एमडीजीज़ के ऊपर शुरू में नहीं हुई थी। तो एमडीजीज़ के थ्रू रिसर्च भी हुई है, एनालिसिस भी हुआ है, डेटा भी कलेक्ट हुआ है और उसको बेस रखते हुए जो है वो एसडीजीज़ को प्लान किया गया है और जितने भी टारगेट्स और इंडिकेटर्स हैं वो उन्हीं को बेस बनाते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। और इसी तरह से जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं वो भी हमने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने प्लान की गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हो गया। उसके बाद जो 8 हमारा गोल था एमडीजीज़ में वो था डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा कि डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, ये इस कॉन्सेप्ट क्या है। ये पाकिस्तान में बहुत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में हो रहा है। लेकिन अगर हम एज अ इकोनॉमिस्ट मैं आपको बताऊं या एज एन एनालिस्ट आपको बताऊं तो ये रॉन्ग डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो फिर मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से जो इम्पैक्ट आया पूरी दुनिया में वो क्या था। अच्छा, सबसे पहला जो इम्पैक्ट आया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉवर्टी रिडक्शन, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो मोर देन हाफ जो है वो कम हुई है। यानी 1.9 बिलियन के करीब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग थे एज़ पर रिपोर्ट 1990 के, वो 2015 में 836 मिलियन हो गए। अगर आप एमडीजीज़ को जाके खोलेंगे ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ गोल्स बताए हैं यहाँ पे। जब आप इन गोल्स के जाके टारगेट्स देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे, इसके पीछे क्या काम हुए हैं, क्या इसके पीछे जो है वो वे फॉरवर्ड था, तो फिर आपको और मज़ीद बेहतर समझ में आएगा। तो मैं जब भी इसके हवाले से किसी कॉन्फ्रेंस में बात करता हूँ या कभी किसी ट्रेनिंग में बात करता हूँ तो मैं एमडीजीज़ का जिक्र ज़रूर करता हूँ, उसको ज़रूर समझाता हूँ, क्योंकि जब तक हम एमडीजीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक हम आगे जो है वो उसको नहीं समझेंगे, एसडीजीज़ को नहीं समझेंगे, जो कि ये हर फील्ड के अंदर ऐसा ही है। अगर आप आईटी फील्ड में जाते हैं तो जब तक आप बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, जब तक आप डेवलपमेंट में और आगे नहीं जाएंगे। जब तक आप C++ नहीं सीखेंगे, आपको पाइथन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जो आप डायरेक्ट सीख रहे होते हैं, अगर आप डायरेक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो आप बहुत दफ़ा बीच में अटकेंगे। ठीक है, जैसे आप ABCD सीखते हैं उसके बाद फिर आप जो है वो जुमले बनाना शुरू करते हैं, तो इसी तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले एमडीजीज़ को सीखें, उसके बाद आप एसडीजीज़ की तरफ जाएं। अच्छा, पहला तो मैंने आपको बताया कि जो पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, वो मोर देन हाफ जो है वो पूरी दुनिया में कम हुई है। अब ये स्टैट्स वगैरह क्या हैं, या आप यूनाइटेड नेशन में जाके इसको सर्च करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस मुल्क में कम हुई है, कितनी कम हुई है, कैसे कम हुई है, ये आपको सारा डेटा ऑनलाइन मिल जाएगा। फिर हम जब प्राइमरी एजुकेशन की तरफ आते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे जिक्र किया था कि दुनिया 2000 में प्राइमरी एजुकेशन पे लगी हुई थी और इनरोलमेंट्स करी जा रही थी अपने बच्चों के जो कि स्कूल में नहीं थे। तो प्राइमरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो 91% इंक्रीज़ हुई है पूरी दुनिया में। 91% इज़ अ ह्यूज नंबर इन 2015, जो कि अगर हम कंपेयर करें 2000 से तो वो 83% ज़्यादा है। अच्छा, ये ज़्यादातर जो इसका फ़ायदा हुआ वो अफ्रीका में हुआ है, क्योंकि अफ्रीका में जो हालात थे एजुकेशन के, फूड के, पानी के, वो बहुत बुरे थे। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़ायदा हुआ है वो अफ्रीका का हुआ है और उसमें 8% इंक्रीज़ हुआ है स्कूल इनरोलमेंट में। यहाँ जहाँ एक बच्चा स्कूल जाता था तो वहाँ पे अब 8 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और ये 2015 की बात हो रही है। इस वक्त हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, तो ये अभी 10 साल पुरानी बात हो रही है। तो अगर हम अभी की बात करेंगे तो शायद ये 8x जो है वो और ज़्यादा हो गया हो, शायद ये 16x हो गया हो, शायद ये 20 हो गया हो, या शायद ये 9 या 10 हो गया हो। इसी तरह से अगर जेंडर इक्वालिटी की हम बात करें तो यहाँ पे
जेंडर इक्वालिटी पूरी दुनिया के अंदर 41% जो है वो विमेन वर्कर्स जो हैं वो बढ़ गई हैं ऑफिस में। यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही, एग्रीकल्चर को छोड़ के अगर हम ऑफिस वर्क की बात करते हैं तो 2015 में 41% विमेन एम्पावरमेंट हुआ है और वुमेन जो है वो पढ़ी हैं, आगे बढ़ी हैं और ऑफिस में जाके बैठी हैं। अच्छा, ये 35% इंक्रीज़ है 1990 से अगर हम कंपेयर करें 2015 को। इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ मिल जाती है और वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो कि मोर देन हाफ जो है वो मोर्टेलिटी जो है वो कम हुई है। और जो 1000 बर्ड्स में 90 डेथ्स होती थी वो 43 हो गई हैं, काफ़ी कम हुई हैं। ये 2015 की बात है और अगर हम अभी की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसमें और ज़्यादा जो है वो चेंज आया होगा। उसी तरह से अगर हम मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं तो वो भी ग्लोबली 45% ड्रॉप हुआ है और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। अगर आप इसको डीपली सोचें, एनालाइज करें तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि मैटरनल जो प्रॉब्लम्स आती है मोर्टेलिटी की वो 45% ड्रॉप हुई है। दिस इज़ ह्यूज नंबर। उसी तरह से HIV एड्स और मलेरिया इस टाइप के जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह या जितने भी इश्यूज़ थे, जो वायरसेस थे, उसमें भी 40% कमी आई है। एंड डेफिनेटली ये किस वजह से आई होगी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये सिर्फ हेल्थ नहीं है, इसमें आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी कम होने की वजह से भी इसमें इफ़ेक्ट आया है। इसमें एजुकेशन होने की वजह से, अवेयरनेस होने की वजह से भी इसमें इफ़ेक्ट आया है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जेंडर इक्वालिटी है, विमेन एम्पावरमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इसमें प्रमोट किया गया, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट किया, जिसकी वजह से जो है वो पॉइंट नंबर 6 के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक्सेस टू सेफ़ वाटर। पानी का प्रॉब्लम बहुत सारे ममालिक में रहा है हमेशा से, पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे है। पाकिस्तान में अगर आप थर्ड चले जाएं तो वहाँ पे सिर्फ पानी ना होने की वजह से जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा था। अब इस SDGs की वजह से वहाँ पे बहुत सारे SDGs के तरफ से वहाँ बहुत सारे कुएँ जो है वो डेवलप बनाए गए, जिसकी वजह से लोगों को पानी दिया गया। और बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जिनके साथ मैंने भी मिलकर काम किया है। तो व्हाट दे डिड के वहाँ पे वो जाते थे, वहाँ पे बोरिंग करते थे और बोरिंग करने के बाद वहाँ एक बड़ा सा एक रूम बनाते थे 10 बाई 10 का, और वहाँ पे वो मोटर्स लगाते थे, बाहर वो टोटियाँ लगाते थे, ऊपर टंकी रखते थे, उसके ऊपर वो सोलर पैनल्स लगा के और वो पूरा प्रोजेक्ट बना के वहाँ पर एक शख्स वहाँ पे डिप्लॉय करते थे जो कि उस पूरे प्रोजेक्ट को देखता रहे। तो वहाँ पे बिजली की भी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और वो सोलर पैनल के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट चलता था। तो जिस NGO के साथ मैंने काम किया उन्होंने कुछ 100 के करीब वहाँ पे इस तरह की बोरिंग्स करवाई हैं और अब वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंडीशन है, लोगों को साफ़ पानी मिल रहा है। वरना वहाँ पे डेथ रेशो इतना ज़्यादा बढ़ गया था पानी ना होने की वजह से, और उनका जो लाइफ स्टॉक था वो तो तकरीबन आप समझ लें 90% ख़त्म हो चुका था। ऊँट थे, बकरे या जो भी सारी चीज़ें थी वो बहुत तेज़ी से मर रही थी। और बहुत पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ पे बहुत सारी खबरें आई थी कि वहाँ पे मोर आपको मरे हुए आपको बहुत सारे दिखाए थे TV पे कि ये बहुत नायाब नस्ल के मोर हैं और ये इतनी तेज़ी से वहाँ पे मरते चले जा रहे हैं। परिंदे वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप। ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर मुझे एक डिस्कस आपको ये करना था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ग्लोबल पार्टनरशिप के बैक पे, वो क्या हो रहा है। पहले तो आप ये सेंटेंस पढ़ें कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्रीज्ड बाय 66%, रीचिंग 135.2 बिलियन इन 2014। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का मतलब है वो कि एक बड़ा मुल्क छोटे मुल्क को या तो एड देता है या फिर ग्रांट देता है या फिर इन्वेस्टमेंट देता है। ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे एक डेवलप्ड कंट्री एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करता है, और उससे वो दोनों कंट्रीज़ के राब्ते भी अच्छे होते हैं और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री है वो ग्रो करती है। पिछले काफ़ी सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहुत तेज़ी से रुख कर रहे हैं और पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है पिछले 5 से 6 सालों के अंदर।
हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टार्टअप इको सिस्टम का वो पार्ट है और उसके अंदर एक स्टार्टअप का पूरा सिस्टम बना हुआ है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी एक डेवलप किया है जो कि 83 के करीब या शायद 81 के करीब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डेवलप हुआ हुआ। हर यूनिवर्सिटी का अपना भी एक स्टार्टअप सिस्टम बना हुआ है जिसमें वो कोवर्किंग स्पेस और ये सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसी तरीके से एक सिस्टम गवर्नमेंट का हायर एजुकेशन कमीशन का भी बना हुआ है। अब मसला यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बहुत तेज़ी से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने स्टार्टअप्स को फंड किया। अच्छा, उसके पीछे बहुत सारे जो है वो गेम्स भी हुए। वो क्या हुए कि दूसरे कंट्रीज़ ने अपने रैंक को बढ़ाया सिर्फ ग्रांट्स देकर। अब हमारे लिए तो वो ग्रांट इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में हैं कि हमें ग्रांट्स चाहिए कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें, स्टूडेंट्स अपने आप को डेवलप कर सकें। नए प्रोजेक्ट्स के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ग्रांट्स भी चाहिए, एड भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल रैंक है SDGs इंडेक्स के अंदर, वो नीचे आना शुरू हुआ है गोल नंबर 17 के हवाले से, क्योंकि हमने रिलेशन तो डेवलप किए हैं लेकिन उसमें हमने सिर्फ फ़ंड और ग्रांट सिर्फ लिए हैं, हमने दिए नहीं हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबली क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जो ऑलरेडी पहले भी थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ है क्रिएट, वो ये कि यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है जो उसके पीछे वजह कुछ और थी, यानी ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक, ये एक रीज़न था। और उसके अलावा कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी हुई जिसकी वजह से हमारे कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने बाहर जाके कंप्लेन भी की है कि हमने वहाँ इन्वेस्ट किया और हमारे पैसे वहाँ पे ज़ाया हो गए या डूब गए। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं लेकिन वो चल नहीं पाते या कोई और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो स्टार्टअप जो हैं वो बंद हो जाते हैं, वो एग्ज़िट की तरफ निकलते हैं और उसके बाद सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यानी वो लॉस शो कराते हैं कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो लॉस हो गई है, या 80% लॉस हो गई, 50% लॉस हो गई। तो ये केसेस यहाँ पे बहुत हुए। तो यहाँ पे जो ग्लोबल पार्टनरशिप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एज अ कंट्री, एज अ अथॉरिटीज़ उनको देखना पड़ेगा। हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इन सारी चीज़ों की जो देखती हैं उनको थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा और स्टैट्स के ऊपर थोड़ा सा उनको काम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई हैं। तो ये पहला सेगमेंट यहाँ पे हमने कर लिया है। अब मुझे अगर आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो आप लोग कर सकते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। कोई सवाल अगर आप लोग करना चाहें हैंड रेज़ कर लें, हमारे पास टीम है तो वो अगर आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिखना चाहें तो आप लिख लें। तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात शेयर करनी है। अच्छा, कोई भी SDG पे वर्क करना चाहे तो कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे रहेंगे? मैं आपका सवाल नहीं समझा कश्यप, आप अगर माइक ओपन करके मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर, बीइंग अ यूथ, अगर कोई किसी पे SDG पे वर्क करना चाहे, मतलब सिंसियरली काम करना चाहे, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके साथ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी एफर्ट्स और स्किल्स? अच्छा, ठीक है। देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। तीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। गवर्नमेंट का अपना एक सपोर्ट यूनिट बना हुआ है, सिंध सपोर्ट, SDG सिंध सपोर्ट यूनिट है। पंजाब का अपना बना हुआ है। ये रीजनल यूनिट्स बने हुए हैं। आप इनको कांटेक्ट करें, आप गूगल जाएं, आप वहाँ पे लिखें सिंध सपोर्ट SDG सपोर्ट यूनिट, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ करना चाहते हैं तो उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वो इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लाइमेट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप क्लाइमेट मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट करें, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये तो आपकी गवर्नमेंट अप्रोच हो जाती है। अगर आप वहाँ तक जा सकते हैं तो फिर आप वहाँ जाके काम करें। अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर आपको बहुत सारे NGOs मिल जाएंगे।
आप गूगल करें, फेसबुक करें, आप लिंक्डइन पे ढूंढें, बहुत सारे एनजीओज़ आपको मिलेंगे। हर एनजीओ किसी ना किसी गोल के ऊपर काम कर रहा है, किसी ना किसी स्पेसिफिक गोल के ऊपर काम कर रहा है। तो आप जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस गोल को ढूंढें कि वो कौन सा एनजीओ है जो उस गोल के ऊपर काम कर रहा है। आप उनके साथ अलाइन हो जाएं, एज अ वॉलंटियर अलाइन हो जाएं, उनके साथ मिलकर काम करें। जब आपकी एफ़र्ट्स अच्छी होंगी तो आपको डेफिनेटली वो एज अ टीम मेंबर ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद फिर आप उनके साथ फर्दर काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि हम लोग हैं बीहाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग इस हवाले से काम करते हैं, हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। ये थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट पे आ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन इदारों को आप ज्वाइन करें, तो वहाँ क्या होता है, आप वहाँ पे एज अ वॉलंटियर ही काम कर सकते हैं, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो अगर आप एज अ वॉलंटियर अपने आप को देख रहे हैं और आप मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट की तरफ जाएँ। इसी तरीके से एनजीओज़ हैं, अगर आप वॉलंटरीली देखना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे जाएँ। और अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह देखना चाह रहे हैं कि आपको फ़ायदा भी पहुँचे, आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट यानी आपको कुछ पैसे वगैरह भी मिलें, आप उसको, तो फिर आप प्राइवेट कंपनीज़ को ज्वाइन करें। आप एसडीजीज़ को पहले अच्छे से समझें, आप उसके सेशंस करवाना शुरू कर सकते हैं, आप उसकी कंसल्टेंसी देना शुरू कर सकते हैं, आप पॉलिसी मेकिंग की तरफ आ सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो आप किसी एक गोल को लेके उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लाइमेट के गोल्स को देखें, गोल 13, 14, 15, या चलें आप तीनों को छोड़ें, आप सिर्फ एक गोल ले लें, गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। तो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें, रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट अपना डेवलप करें, उसमें आप टेक्नोलॉजी को शामिल कर सकते हैं, और आप ना शामिल करना चाहें ना करें। अब एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, आप अपने मोहल्ले में बाहर निकलें, ये प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान का है, किसी एक शहर का या किसी एक छोटे से कस्बे का नहीं है। आप किसी भी शहर में रहते हों, आप बाहर निकलें, आपको कचरा हर जगह मिलेगा। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो और उससे आपको फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने इलाके की ज़िम्मेदारी लें और एक प्रोजेक्ट डेवलप करें, उसमें आप इलाके के जो भी लोग हैं उनको शामिल करें, और आप एक छोटा सा यूनिट डेवलप करें। वहाँ का जितना भी कचरा है आप उसको रिसाइकिल करना शुरू करें। आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एसडीजी क्लाइमेट गोल 13 को, और उससे क्या हो रहा है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और जब आप उसको रिसाइकिल करके रीसेल करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के गोल्स आप अपने बना सकते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने कंसल्टेंसी की बात की एसडीजीज के हवाले से, तो कंसल्टेंसी किस तरह से दी जा सकती है? अच्छा, कंसल्टेंसी जो है ना वो आप बहुत सारे तरीके से दे सकते हैं। जैसे हम लोग कंसल्टेंसी दे रहे हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ को। हर मिनिस्ट्री को एसडीजीज़ की ज़रूरत है। एजुकेशन मिनिस्ट्री आ जाती है, उनको भी ज़रूरत है कि एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब एसडीजीज़ के अपने एक टारगेट्स और इंडिकेटर्स हैं जो कि इंटरनेशनली प्लान हुए हुए हैं, और ये बेसिकली एसडीजी जो है ना एक फ्रेमवर्क कहलाता है, एक कंप्लीट रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क है। यानी आपको एक आम मुल्क को, एक किसी भी मुल्क को, चाहे वो डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, उसको कोई ना कोई इशू किसी ना किसी जगह पे ज़रूर है। एजुकेशन में है, पॉवर्टी में है, हंगर में है, बहुत सारी जगहों पे है। ठीक है, क्लाइमेट पे है। लेकिन उसमें क्या है कि वो अब बैठेंगे, उनके सारे लोग बैठेंगे, और उसके बाद वो रिसर्च करेंगे, फिर वो डेटा एनालाइज करेंगे, फिर वो टारगेट्स बनाएंगे, हमने ये करना है, हमने ये करना है। लेकिन एसडीजी बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो 192 कंट्रीज़ ने मिलकर एक्सेप्ट किया है, और ये फ्रेमवर्क हमें हर गोल के बारे में बताता है कि इसमें क्या टारगेट है जो अचीव करना है, और कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, अब हम जब कंसल्टेंसी दे रहे हैं या हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ को ये दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप कॉरपोरेट्स को ये दे सकते हैं, ठीक है, कि वो अपने आप को कार्बन फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्सटाइल कंपनी है या एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, को केमिकल्स बनाते हैं, उनका जो टॉक्सिक्स निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो आप उनको कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि आपने किस तरह से इसको जो है वो रोकना है, किस तरह से आपने इसको रिसाइकिल करना है, और ये करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा
ग्लोबली एक आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। अब कार्बन क्रेडिट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह मैं कल देखूंगा, कल के दिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है 10-15 मिनट का, तो मैं आपको कार्बन क्रेडिट्स के बारे में समझाऊंगा। कार्बन क्रेडिट्स को आप सर्च करें तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं जब आप अपना कार्बन जो डेवलप आप कर रहे हैं उसको आप कम कर देते हैं, और वो कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हैं। यानी कि आपकी एक फैक्ट्री है सिंपल, और आपने अपनी फैक्ट्री का जो कार्बन एमिशंस हैं वो 50% कम कर दिए, और उसकी, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ कह दिया या आपने सरसरी सा डेटा बना दिया। उसके ऊपर उसके ऊपर पूरा डेटा होगा और उसका पूरा चार्ट बनेगा, वो आपका सबमिट होगा, वहाँ से वो देखेंगे, उसके ऊपर एनालाइज करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे। जब वो वहाँ से अप्रूव होगा तो फिर आपको उसका कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और वो कार्बन क्रेडिट आप सेल कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट सेल होता है, उसके आपको डॉलर्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम कंसल्टेंसी देते हैं कि आप कार्बन क्रेडिट कैसे बाय कर सकते हैं, किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, और उसको सेल करके आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, कितना आपको डॉलर मिल सकता है। तो ये होता है। इस तरह से बहुत सारी, जब आप SDGs को, पहले आप MDGs को पढ़ें बहुत डिटेल में, उसके बाद आप जाएँ SDGs के ऊपर, फिर आप SDGs को डिटेल में पढ़ें। SDGs का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसका आप पहले बायलॉज पढ़ें जाके। SDGs के गोल्स को ना पढ़ें, उसके इंडिकेटर्स को ना पढ़ें, आप उसके टारगेट्स को ना पढ़ें, आप पहले उसके बायलॉज को जाके पढ़ें कि SDGs को बनाया क्यों गया है, इसका मकसद क्या है। उसके बाद फिर आप जाके एक गोल को सेलेक्ट करें, उसके गोल्स के टारगेट्स और इंडिकेटर्स को पढ़ें। उसके बाद फिर आप उसकी केस स्टडीज़ को जाके पढ़ें। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस स्पेसिफ़िक गोल को मैं किस तरह से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, उसके अंदर मेरा करियर क्या होगा, और उसके अंदर अगर मुझे कोई कंसल्टेंसी देनी है, कोई सर्विस देनी है, या उस गोल के स्पेसिफ़िक मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो प्रोजेक्ट कैसा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से काम करेगा। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी, और कोई क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इट्स मोर ऑफ़ अ ट्रेनिंग। ये कोई मतलब एक तरफ़ा सेमिनार या वेबिनार नहीं है। मैं फोकस इसी में रखता हूँ कि आप लोग सवाल करें, आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। मैं तो 2 घंटे आपके माइक बंद होंगे बोलता चला जाऊँगा, आप जब तक क्लियर आपको नहीं होगा, जब तक ना मेरा फ़ायदा है ना आपका फ़ायदा। और कोई सवाल? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जो सर आप कह रहे हैं कि SDGs जो है, इसमें हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर कोई पॉलिसी है? अगर पॉलिसी है तो वो कितनी स्ट्रांग है? अगर वो स्ट्रांग है तो इम्प्लीमेंट कितने लेवल पे हुई है? और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मेन जो बैरियर इशू आ रही है वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से मतलब है कि यहाँ पे जिस तरह आपने MDGs के बारे में बात की है कि गवर्नमेंट ने उसमें सीरियस नहीं ली, तो क्या रीजंस, क्या वजह थी जिसमें मतलब एक इसके इम्प्लीमेंटेशन? जी, मैं समझ गया आपका सवाल। जी सर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, SDGs की जो पॉलिसी है ना, वो पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है, वो पॉलिसीज़ अगर आपको चाहिए तो आप उसके रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास जाएं, वहाँ से इंशाल्लाह आपको पॉलिसी मिल जाएगी। अच्छा, अब पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है, या हो रही है या नहीं हो रही, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल हो रही है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पॉलिसी के अंडर डेवलप हो रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो कोरंगी का जो वो एक ब्रिज है जो कि अक्सर जो है वो ख़राब रहता है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। फिर जो आपका मलिर एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। फिर पूरे शहर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चलाई गई हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है। फिर ये ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। लाहौर की बात करें तो लाहौर में तो काफ़ी पहले ही ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस और ये ऑरेंज लाइन और ये ऑरेंज ट्रेन और ये सारी चीज़ें वहाँ चल गई हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी काफ़ी हद तक काम हो रहा है। अगर आप गवादर को देखें तो गवादर के अंदर काफ़ी सारे SDG के गोल्स जो हैं वो आपको होते हुए दिखेंगे। और इसी तरीके से आप फेडरल में आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। तो काम तो यहाँ पे बहुत हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो, जैसे आपने पूछा कि कहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कि मतलब उतनी तेज़ी से क्यों नहीं हो रहा या इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं हो रहे कि हम इतना ऊपर नहीं जा रहे। उसकी वजह है ह्यूमन रिसोर्स, उसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। यहाँ पर यूथ को आगे आने की ज़रूरत है। अब यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी हद तक पता चल गया है कि SDGs क्या हैं। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो अब SDGs को फोकस कर रहे हैं, और ये जो था बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था पहले,
लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जो 5 साल बचे हैं उसमें हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोग इसको कर सकते हैं अगर हमें अवेयरनेस इसकी सही मिल जाए, हमें इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए और हमें एक सही ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप जितने लोग इसको सुन रहे हैं, आपने ही इसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने इसको आगे लेके जाना है। सिर्फ SDGs को समझना, गोल्स को याद कर लेना, ये इनफ नहीं है, उसको प्रैक्टिकली लेकर आना ज़रूरी है। जी, और कोई सवाल? जी डॉक्टर साहब। जी मेरा सवाल ये है फैसल साहब कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, और मैं स्पेसिफिकली काम कर रहा हूँ मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर, जो आपका शिपिंग सेक्टर है, उसकी जो कार्बन एमिशंस हैं। और मेरी एक्सपर्टी पोर्ट ऑफ रॉटरडैम पे EU ETS के ऊपर भी है, कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर लिमिट्स पे भी है। लेकिन मुझे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं लगती। यहाँ पे मुझे पोर्ट पे जाता हूँ तो पोर्ट वालों को खुद कुछ भी नहीं पता होता। तो मेरी इसके ऊपर PhD भी है, और मैं अगर जानना चाहूँ कि कोई मुझे इसके ऊपर सपोर्ट से मुराद ये है कि मुझे कहीं इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग मिले कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो फ्रेमवर्क है वो तो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इवन मिनिस्ट्री को भी नहीं पता कि क्लाइमेट एक्शन के अंदर हमने मैरीटाइम सेक्टर के अंदर जाके अपनी शिपिंग जो है, जितनी भी शिपिंग है, उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो इसके ऊपर मैं आपसे राय भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक सेक्टर है और इसके ऊपर अवेयरनेस तकरीबन ना होने के बराबर। जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था तो मुझे मेरे एडवाइजर ने भी कहा कि इसके ऊपर तुम काम तो कर लोगे, लेकिन लोगों को समझाओ कि कैसे ये क्या है, बिकॉज सारा यूरोपियन यूनियन बेस्ड डेटा है मेरे पास, US बेस्ड डेटा है, और पाकिस्तान के साथ मैं चाहता हूँ कि अगर मैं PhD कर रहा हूँ तो पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा हो, मेरी जो फाइंडिंग्स हैं, एनालिसिस हैं, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो। और हम जब UN SDGs के कंट्रीब्यूटर बने तो हम बताएं कि मैरीटाइम सेक्टर ने क्लाइमेट एक्शन के ऊपर इतना कंट्रीब्यूट किया। योर टेक ऑन दैट सर। माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरे वेबिनार में आए हैं और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा, सवाल सर आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बड़ा सवाल आपने मुझसे पूछा है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कहाँ से हैं? जी मैं कराची बेस्ड हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कराची में अगर ना होता तो पोर्ट का तो टॉपिक में ले ही नहीं सकता। हाँ, तो मेरे जहन में यही आया था, कराची से तो आप होंगे। ठीक है। अच्छा सर, देखिए बात यहाँ पे ये है कि इसके लिए अगर हम इदारों की बात करते हैं ना, तो जैसा भी मैंने इनिशियली आपको बताया था, इसके सिंध SDG सपोर्ट यूनिट बना हुआ है। आपने उनसे रब्ता किया हुआ है? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं जा सका, बल्कि मुझे कुछ आप समझिए कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो इंटरनेशनल हैं, और उनके साथ जैसे NDV है, वो बहुत ज़्यादा इस पे वेबिनार्स करते हैं और वो बहुत मतलब एडवांस लेवल की बातें कर रहे होते हैं। तो मैं एक्चुअली, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता SDG क्या है और इसकी लिमिट क्या है। सो SDG की लिमिट 2030 तक का इनका एक अलग टारगेट है, और 2050 का इनका तो बिल्कुल जीरो यानी कि कार्बन फ्री करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो एक्चुअली मेरा ये है कि मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, और हम अपना जो मेरा डेटा सेट है, जो मैंने अभी पायलट स्टडी करना, क्योंकि मैं अपना PhD के अंदर क्वेश्चनर डेवलप कर रहा हूँ, उस क्वेश्चनर को मैं उन लोगों को भेजूं जो इस बात को समझ भी पाए। मतलब मेरे पास 50 लोग भी नहीं हैं जो मेरी बात ही समझ पाए कि मैरीटाइम सेक्टर के अंदर की जो एमिशंस हैं वो भी एक कंट्रीब्यूटर है हमारे SDG 13 का क्लाइमेट एक्शन का। एक चीज, दूसरी जो 14 है वो भी इसी के साथ लिंक है कि लाइफ अंडर वाटर जो है, कि आपकी जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है वो जो डिस्चार्जेस कर रही है वो भी कंट्रोल करना है, ताकि हम लाइफ अंडर वाटर को इसको भी हिट कर सकें। तो इस वजह से मैंने अभी सर्च किया है ये सिंध SDG सपोर्ट सेंटर, मैं इधर जाऊंगा भी जरूर, बट आई वुड लाइक के मुझे अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिले कि इस एरिया के लोग कहाँ हो सकते हैं, या कोई ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जैसे आपने बताया, वो इस पे कोई काम कर रही हो जो पोर्ट से रिलेटेड हो, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। अच्छा सर, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब हम जनरल बात करते हैं ना कि हम वॉलंटियर बेस कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम दिल से कोई काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला हो जाए, लोगों का भला हो जाए, तो फिर हम NGOs के साथ काम करते हैं।
ठीक है, या हम गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में शामिल हो जाते हैं एज अ वॉलंटियर, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी है, और वो टिपिकल बिज़नेस कम्युनिटी है। बिज़नेस कम्युनिटी का एक माइंडसेट ये होता है कि हमें क्या फ़ायदा। तो जब एसडीजीज़ के हम इन मखसूस गोल्स हैं, अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं ना, तो फिर हमें जाना पड़ता है बिज़नेस मॉडल की तरफ। और जब हम बिज़नेस मॉडल की तरफ जाते हैं ना, तो फिर हमें एक पूरा इनपुट एंड आउटपुट और वो सारा कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हमें कुछ बिजनेसमैन को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। अब आप उनको अगर बताएं तो ये नहीं बताएं कि एसडीजीज़ है उससे ये हो जाएगा और पाकिस्तान का भला होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। आप उनको बोलें कि दिस इज़ द बिज़नेस प्लान, नाउ कम इनटू द बिज़नेस। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएंगे जो कहेंगे आपको जो करना है करो, बट वी वांट बिज़नेस। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि मैंने कहा कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं यार इससे हमें क्या फ़ायदा, या हम करेंगे तो इससे ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर आपको बिज़नेस मॉडल रखना पड़ेगा। एसडीजीज़ को जब आप डिटेल में समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा हर टारगेट और हर इंडिकेटर के पीछे एक बहुत बड़ा बिज़नेस छुपा हुआ है। और सस्टेनेबिलिटी जो बेसिकली वर्ड है, उसका मकसद ही ये है कि कोई भी काम आप करें वो इतना सस्टेनेबल हो कि वो खुद अपने आप को फ़ंड करता रहे और आगे चलता रहे। तो आप इसका कोई बिज़नेस मॉडल डेफिनेटली आपने बनाया हुआ होगा, और नहीं बनाया तो आप इसका कोई बिज़नेस मॉडल बनाएं। उसके बाद आपके पास FPCCI है, फेडरेशन हाउस है आपके पास, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स आपके पास है, TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान आपके पास है। इन तीनों जगहों पे मैं गया हूँ। FPCCI में मैं पाकिस्तान पोर्चुगल बिज़नेस काउंसिल का डायरेक्टर भी रहा हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान ब्राज़ील में हूँ, और बहुत सारी और भी वहाँ पे एक वो बनी हुई है, एक काउंसिल बना हुआ है SDGs का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी वो है, मेरे ख्याल से जब वो बना था पहले ही साल मैं उसमें शामिल था, उसके फाउंडिंग मेंबर में मैं शामिल था उस काउंसिल के। उसके बाद मैं 2 साल रहा, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिन सपोर्ट यूनिट को आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा जो है वो हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। UNDP और UN हैबिटेट जैसे इंटरनेशनल इदारों का तो डेफिनेटली आपने नाम लिया था। उसके बाद जब आप बिज़नेस मॉडल तैयार कर लें ना, तो फिर आप बड़े लोगों के पास जाएं, आप शेल के पास जाएं, आप लकी सीमेंट के पास जाएं, आप यूनिलीवर के पास जाएं। ये वो इदारे हैं जो कि क्लाइमेट और SDGs और इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि ये इंटरनेशनल इदारे हैं तो इनको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देनी होती है कि हमने इस मुल्क में इतना बिज़नेस किया है, लेकिन हमने इस मुल्क को ये फ़ायदा भी पहुँचाया है। तो इनको अगर आप शामिल करेंगे अपने मॉडल के अंदर, तो ये भाग कर आएंगे आपके पास। जब ये आपके पास आ गए, आपका बिज़नेस डेवलप हो गया, आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, फिर गवर्नमेंट खुद आपके पास आ जाएगी, और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद आपके सारे काम हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी डिड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हमने भी इसी तरीके से किया, हमने बिज़नेस डेवलप किया, हमने बिज़नेस मॉडल बनाया, हमने एक प्राइवेट बड़ी कंपनी को उसमें इन्वॉल्व किया, हमने एक बैंक को उसमें इन्वॉल्व किया। उनको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना था, वो हमारे थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में चले गए, हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो गया। उसके बाद वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की नज़र में आ गया, तो जब उनका हाथ आ गया तो उसके बाद वो चीज़ें आगे बढ़ गई। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा मॉडल है जो कि यहाँ चल रहा है, और सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में ये इसी तरीके से काम करता है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अच्छा, उसके अलावा एक डिपार्टमेंट है, मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, ओशनोग्राफी करके कुछ डिपार्टमेंट है, उसकी जो DG हैं उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा कांटेक्ट है, और आप चाहेंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करवा दूँगा। तो वो जो डॉक्टर साहिबा हैं वो DG रही हैं उसकी, और उन्होंने ब्लू इकॉनमी में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। सिर्फ वो ब्लू इकॉनमी में काम करती हैं, और क्योंकि उनका ताल्लुक ही जो है वो समंदर से और साहिलों से हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में दे दूँगा। तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ। Thank you, Dr. Saab, because this discussion, needs some private discussion as well. Exactly. I think I will limit myself here and let you carry on your seminar. मैं आपसे राब्ता। Thank you. Sure. Thank you so much. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, I just need to point out कि ये जितने भी SDGs हैं, अगर क्रक्स देखा जाए तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और ये गवर्नमेंट कॉन्डक्ट को देख रहे होते हैं, और जो कि अंडर होती है गवर्नेंस के। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है वो करप्शन है। अगर करप्शन और मेरिट को अगर फोकस करें तो ये सारे SDGs जो पाकिस्तान में होंगे इससे रिलेटेड एप्लीकेबल है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? और मेरे ख्याल से अगर वो उसी पे अगर हम फोकस कर लें, क्योंकि हम इतने ये जो 17-18 हैं, इनको अगर अलग-अलग ले रहे हैं
इससे बेहतर अगर इनकी रूट कॉज पे चले जाएं कि मेरिट को देखें ये, और दूसरा करप्शन को देखें, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट हमारी होगी। सर, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो एक जनरल डिस्कशन आपने की है, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। बट देखिए, करप्शन को ख़त्म करने आप बैठेंगे ना तो मेरे ख्याल से 2050 आ जाएगा, तो करप्शन ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, पाकिस्तान का नहीं इशू, ये बेसिकली हर जगह है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये हर जगह आपको मिलेगा और आपको डेवलप कंट्रीज़ में भी मिलेगा, आपको चाइना में भी मिल जाएगा, पड़ोसी ममालिक तो हैं ही हैं, वो तो हैं ही हमारे जैसे, लेकिन ये आपको चाइना में भी मिलेगा, आपको रशिया में भी मिलेगा, आपको यूएस में, यूरोप में भी मिलेगा, आपको हर जगह। हाँ, रेशो कम ज़्यादा हो सकता है कि हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये उन मैं जहाँ तक समझा आपका सवाल, आपने कहा कि एसडीजीज़ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन एसडीजीज़ जो है ना वो बेसिकली सबके लिए है। अगर आप यूएन की वेबसाइट खोलें तो उसमें लिखा हुआ है कि ये सबको मिलकर करना पड़ेगा और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर हो नहीं सकता। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो आपने अभी पॉइंट किया ना, करप्शन तो अपनी जगह है, उसको तो हम नहीं छेड़ते क्योंकि उसको हम नहीं कर सकते, हम इस सिस्टम के अंदर जाके बहुत पावरफुल इंसान भी बन जाते हैं, हम तब भी उसको नहीं छेड़ सकते। अच्छा, अब हेलो, Yeah, just suggestion. I guess some of us from English-speaking country, I guess the presentation was supposed to be done in English, but honestly, we are not getting the presentation. I don't know. There's another version for this. oh okay, we have some international people as well. Okay, we will do we'll do English version later. So this is focused in Urdu only because most of the people are from Pakistan, that's why. Oh, all right. Because also I believe there are a lot of international people engaged in this live, but are not really understanding the presentation, and I'm also one of them. Oh, okay. We will inform you later about our English version, right? Okay, so हम बात कर रहे थे basically, thank you for joining there. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे बेसिकली करप्शन की, और उसके अलावा कि हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। देखें, एनजीओ जो होती है ना वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहलाती है कि वो गवर्नमेंट का हेल्पिंग हैंड होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो उसमें एक फ़ंड होता है CSR, प्राइवेट कंपनी है लेकिन CSR रखना ज़रूरी है, ये इंटरनेशनल लॉ है, और CSR से आप वो काम करते हैं जिसमें आप गवर्नमेंट के हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं, ठीक है। आप वो सोशल वर्क कर रहे होते हैं CSR से जो आपके दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। तो यानी अगर हम देखें इसको इनडायरेक्टली, तो हर इंसान की ज़िम्मेदारी तो है कि वो इन चीज़ों को टारगेट करे और इसके ऊपर काम करे और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। तो मेरे ख्याल से इट्स फेयर इनफ। बाकी करप्शन के ऊपर हम इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकते जो। अच्छा, और कोई क्वेश्चन अगर है आप लोगों का, बल्कि एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपका हम थोड़ी देर बाद लेते हैं। हेलो, जी बोलिए। यस, कैन आई आस्क? जी प्लीज़। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एनजीओ या सोशल स्टार्टअप, चाहे वो ऑनलाइन सोशल स्टार्टअप हो या फिजिकल सेटअप रखता हो, वो मल्टीपल SDGs पे काम कर सकता है? जैसे सपोज अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं कि आई एम वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये आई गेस SDG 5 में ऐड हो रहा है, तो इस तरह ये जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी फोकस कर रहा है, तो 4, 5, 8 एंड 10 SDGs जो है वो इसमें इंक्लूडेड यानी इंटरलिंक्ड है। तो ये पॉसिबल है या जस्ट एक ही SDG पे फोकस करना है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसको आप इस तरह रखें कि आपका एक मेन एक होता है ना कैटेगरी और एक होता है सब कैटेगरी। एक टारगेट को आप मेजर रखें अपने पास कि ये आपका जैसे गोल नंबर 5 आपका टारगेट है, उसको आप ऊपर रखें टॉप पे, और बाकी को आप नीचे लिंक कर दें कि ये इसकी वजह से इनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आप एक को ही रखें और बाकी उसके लिंक तो बहुत सारे हैं, बिकॉज हर SDG जो है वो सब आपस में लिंक्ड हैं। आप एक करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2-4 को इफेक्ट हो रहा होगा, लेकिन एक को आप फोकस रखें और बाकियों को आप उसके नीचे लिंक कर दें। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, मैं अब आगे प्रेजेंटेशन को लेके चलता हूँ इंशाल्लाह। उसके एक छोटा सा सेक्शन और है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा सवाल लेंगे। उसके बाद फिर डिस्कशन है हमारी आधा घंटा, उसमें फिर आपके सवालात भी होते रहेंगे, डिस्कशंस भी चलती रहेंगी और कुछ केस स्टडीज़ वगैरह भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप अपने सवाल अपने जहन में रखें या आप लिख लें ताकि आप भूलें ना। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड्स के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे हम सवाल जो हैं वो लेंगे।
अच्छा जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? बस मुझे आप थम्स अप के साथ बता दीजिए। अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस एसडीजीज़ के ऊपर। और एमडीजीज़ तो हमने बहुत अच्छे से समझ भी लिया, उसका जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आया वो भी हमने देख लिया। मैंने इनफैक्ट बहुत सी उन चीज़ों को रखा है जो कि मोस्ट फोकस्ड हैं। अगर हम एसडीजीज़ के इम्पैक्ट्स के आप पिछले डेटा की तरफ जाएं तो आपको समझ में आएगा कि और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इससे पूरी दुनिया में आए हैं। मैंने सिर्फ 8 निकाले हैं जितनी मेरी स्लाइड में आ सके, बाकी आप इसको सर्च ज़रूर कीजिएगा। और अब एसडीजीज़ में आते हैं। देखें, अभी जो आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि एसडीजीज़ को हम, अगर मल्टीपल एसडीजीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर आते हैं तो हमने इसकी ग्रुपिंग की हुई है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6। अच्छा, जब मैंने इनिशियली इसके ऊपर काम किया था तो मैंने इसके 4 ग्रुप्स बनाए थे। 4 ग्रुप्स बना के जब मैंने रिसर्च करनी इसके ऊपर शुरू की थी तो 4 ग्रुप्स बनाए थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस पर काम किया, मैंने इसके टारगेट्स को पढ़ा, इंडिकेटर्स को पढ़ा, फिर इसके ऊपर केस स्टडीज़ डेवलप की, फिर इसके ऊपर मज़ीद मैं एनजीओज़ के साथ, मैंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया, एनजीओज़ के साथ काम किया, कॉर्पोरेट, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और खुलनी शुरू हुई। तो मुझे पता चला कि नहीं, ये मज़ीद ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है। और शायद आगे चल के इतना ये फोकस्ड हो जाए कि ये 6 ग्रुप वापस 17 हो जाएँ और हर गोल अलग हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हैं ना किसी चीज़ में, तो फिर आपको दूसरा गोल दिखेगा नहीं। आप जब इसको इतना ज़्यादा स्टडी करेंगे, इतना ज़्यादा उसके अंदर डीप चले जाएंगे और उसके एक एक टारगेट और इंडिकेटर के ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपको उस गोल के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। आपको लगेगा कि ये 5 साल जो बचे हैं ना, ये एक ही गोल मैं कर लूँ, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन डेफिनेटली लिंक तो हो रहे हैं ना। अगर एक गोल आप कर रहे हैं, उससे दूसरा खुद ब खुद हो रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब एक गोल को आप फोकस होकर करेंगे ना, उसकी डेप्थ में आप जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक एक गोल जो है वो इतना डेप्थ में आपको मिलेगा। अच्छा, बहरहाल मैंने अभी इसको फ़िलहाल 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, और भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ग्रुप 1 है वो बेसिकली 3 गोल्स को डिफ़ाइन करता है: नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर और रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। तो अगर आप इस स्पेसिफ़िक ग्रुप को लेकर चलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप यहाँ पर किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और इससे क्या इफ़ेक्ट जो है वो मार्केट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर और रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 के अंदर जो है ना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसको कनेक्ट करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। डेफिनेटली अगर गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आ जाता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एनर्जी हमारी बन रही है वो बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रखना इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को ग्रुप 6 में रखते हैं, क्योंकि इससे हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी अगर इसको रखते हैं तो ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ कंफर्म करना एक चीज़ आपको वो करना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप्स हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंटरनेशनल इदारा नहीं है। ये एक आम सा ग्रुप बनाया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आप अपनी समझ के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने फोकस के हिसाब से, आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। अब मैं चूँकि अगर मैं अपने कंसल्टेंसी और पॉलिसी मेकिंग को सामने रखूँ, अपने उस एक्सपीरियंस को, तो मैं उसको सामने रखते हुए मैंने इसको जो है वो फोकस किया हुआ है। इसी तरह से ग्रुप 3 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं: डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरे नंबर पे आते हैं पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। चौथा ग्रुप जो है वो हमारा आता है क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप 5 में, जिसमें सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हैं। सिटीज़ को जो है वो सस्टेनेबल होना है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे हमें रिसाइकलिंग को जो है वो फोकस करना है। रिसाइकल प्रोडक्ट्स होंगे तो सस्टेनेबल सिटीज़ भी सस्टेनेबल हो जाएंगी हमारी। और पार्टनरशिप फॉर गोल्स जो है वो यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप गोल जो है ये बेसिकली हर एक गोल के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने इस ग्रुप में इसको रखा है क्योंकि हमने ग्रुपिंग की हुई है, तो इसको ग्रुप में रखा हुआ है। पार्टनरशिप कैसे ऐड कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम काम कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन पे। अब क्वालिटी एजुकेशन में बहुत सारे आप देखते हैं कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। अब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कैसे हो रहा? इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के थ्रू हो रहा है। कैसे हो रहा है कि बच्चा 3 साल जो है पाकिस्तान में पढ़ेगा और 1 साल जो है वो बाहर जाके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा जहाँ वो लेटेस्ट चीज़ें जो है वो सीखेगा, यानी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम।
अच्छा, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बेसिकली लॉजिक ये रखता है कि उनके स्टूडेंट यहाँ आए और हमारे स्टूडेंट वहाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई स्टूडेंट नहीं आते, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये पार्टनरशिप हम सबके साथ मिला सकते हैं, अफोर्डेबल एनर्जी के साथ भी ऐड कर सकते हैं, हम इनइक्वालिटीज़ के साथ ऐड कर सकते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी में ऐड कर, हम हेल्थ के साथ ऐड कर सकते हैं। यानी जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में नहीं है, वो टेक्नोलॉजीज़ हम बाहर से लेकर आएँ। तो वो भी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स हुआ कि हमने क्या किया, हमने वो पार्टनरशिप की हेल्थ के हवाले से एक ऐसे मुल्क के साथ जो टेक्नोलॉजी में, हेल्थ सेक्टर में हमसे आगे तो है। इसलिए पार्टनरशिप फॉर गोल्स जो है वो हर गोल को जो है वो कनेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप 6 में। तो ये तो सीधा सीधा है, ये तो कोई मेरे ख्याल से मैट्रिक का बच्चा भी जब 17 गोल्स को देखेगा तो वो खुद ही बता देगा कि क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑनलाइन, ये एक ही ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा, अब ये 6 ग्रुप्स जो हमारे बने हुए हैं ना, हमने क्या करना है, हमने अपने ग्रुप्स बनाने। अभी हमारे पास जितने लोग हैं, हमारे पास इस वक्त हमारे पास 139 लोग हैं। अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है 5 से 10 मिनट का, और उस ब्रेक में क्या करना है, पहले आपने थोड़ा सा पानी पीना है, और उसके बाद फिर आपने अपनी जितनी भी अभी आपको अवेयरनेस मिली है इन तमाम चीज़ों के हवाले से, आपने अपने इंडस्ट्री को फोकस रखना है फ्रंट पे, और उससे रेलेवेंट जितने गोल्स हैं आपने उसको पॉइंट आउट करना है, लिखना है, अपने पेपर पे लिखना है। सबसे पहले आपने एक गोल को फोकस करना है कि ये एक मेरा गोल है जिसके ऊपर मैंने टारगेट फिक्स किया। यानी फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आपने एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो बाकी गोल्स हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी उसको कनेक्ट कर लेगा, जेंडर इक्वालिटी के अलावा क्या कहते हैं, इंडस्ट्री इनोवेशन उसको ऐड कर सकते, डिसेंट जॉब्स, गोल नंबर 8 जो है वो कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से वो जितने भी कनेक्टिंग गोल्स हैं वो कनेक्ट होंगे। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, वो आप बनाएं, और 10 मिनट का 15 मिनट का हम गैप लेते हैं। जब वो आप बना लेंगे तो आप में से 2-4 लोग जो हैं वो माइक ऑन करके मुझे बताइएगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने जो ये ग्रुप अपना बनाया है इसकी वजह क्या है, और आप इसको आगे कोई प्रोजेक्ट है या आप इस हवाले से कोई वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, वो क्या है, क्या प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं इसमें अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जो समझ में आता है तो इंशाल्लाह मैं आपसे डायरेक्ट रब्ता करूँगा, विल सी कि हम इसको किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं। अगर वो चल सकता हो तो इस तरह से आप बनाएं और उसके बाद फिर शेयर कीजिएगा। तो अभी हो रहे हैं 4:15-16। हम इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे 4:25 पे, 25 या 30 मिनट पे, ठीक है। लेकिन हम मीटिंग से जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे, ठीक है, ताकि बाद में कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, अगर हम एज ए स्टूडेंट अगर देखें तो हम कौन से ग्रुप का बना सकते हैं, हम किस तरह का ग्रुप बना सकते हैं एसडीजीज का? आपकी डिग्री किस में? सर, हम बीएस के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस में है ना। तो कंप्यूटर साइंस को जो है ना बड़ा बेनिफिट है कंप्यूटर साइंस, सॉरी इकोनॉमिक्स, बीएस स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स, ओके। तो इकोनॉमिक्स में तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती हैं। बट सर एज ए स्टूडेंट क्या ग्रुप? नहीं, एज ए स्टूडेंट तो आप हैं, आपका कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो होगा, या आपने आगे चल के कुछ करना है, वो आपका प्लान तो होगा, आपने कहाँ जाना है, क्या करना है। ओके, अच्छा, आप लोगों में से जिन्होंने काम शुरू कर दिया है ज़रा थम्स अप दे के मुझे बता दें, ताकि मैं देख लूँ कितने लोगों ने शुरू कर दिया है इसके ऊपर काम। सर, मैं तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुका हूँ। मैं अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं बताऊंगा कि मेरा ग्रुप जो है उसमें 5-6 एसडीजीज आते हैं, क्योंकि इट्स अ वास्ट फील्ड। इंशाल्लाह वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बट आई एम एंजॉइंग कि ये काम हो रहा है, और मुझे कुछ पुरानी यादें भी आ रही हैं जब हमें उस्तादों ने ये काम करवाया था, जब एसडीजीज पढ़े थे। अच्छा, माशाल्लाह। आई विल ट्राई कि मेरा जो ग्रुप है वो व्हाई आई हैव मेड दैट ग्रुप। चल, दैट्स ग्रेट सर। मैं इंशाल्लाह जब ये 15 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे तो आपसे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शायद इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा मज़ीद वाज़ेह कर दें तो शायद कर सकें। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं पहले स्क्रीन खोल लेता हूँ। अच्छा,
देखिए यहाँ पर ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6। अब जैसे ग्रुप नंबर 6 है, ये फोकस कर रहा है पूरा क्लाइमेट के ऊपर। अगर आप क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं या आप जो है वो आपकी डिग्री जो है वो एनवायरनमेंट से है, तो आप डेफिनेटली क्लाइमेट पे काम करेंगे। तो आपने एक गोल सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट एक्शन, और उसके साथ आपके जो दूसरे गोल्स उसको कनेक्ट हो रहे हैं। यानी आप क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ कौन से ऐसे दूसरे गोल्स हैं जो इफ़ेक्ट होंगे यानी उसका भी फ़ायदा होगा या वो भी अचीव हो रहे होंगे, तो वो आपको उसके नीचे ऐड करने हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे तो यहाँ पे लाइफ बिलो वाटर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, लैंड के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और कैसे पड़ेगा मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने क्लाइमेट चेंज पे काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट किया। क्या प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया कि आपने आपके घर के बाहर जो कचरा पड़ा हुआ है आपने उसको रिसाइकिल करना शुरू कर दिया। जब आप उसको रिसाइकिल करेंगे तो लाइफ ऑन लैंड बेहतर हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे वबा नहीं फैलेगी, वहाँ पे बीमारियाँ नहीं होंगी, जगह साफ़ हो जाएगी, बदबू नहीं आएगी। तो लाइफ ऑन लैंड उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी इफ़ेक्ट हो रहा है मतलब एक नेगेटिव जा रहा है, उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, मतलब ये गोल भी अचीव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लाइफ बिलो वाटर कैसे उस पर फ़ायदा होगा? जब ये कचरा जो है समंदर में जाके नहीं गिरेगा, ये रिसाइकिल हो रहा होगा, तो डेफिनेटली लाइफ बिलो वाटर भी बेहतर हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और गोल है जो इसके ऊपर जाके कनेक्ट होता है, वो क्या है? गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे रिसाइकलिंग आपको दिख रहा होगा। यानी अगर आप क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये 3 गोल्स जो हैं वो उससे बेनिफिट ले रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ क्या हो रहा होगा, जब आप रिसाइकिल कर रहे होंगे और आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, तो फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी बेहतर होगी, यानी जो जॉबलेस लोग हैं वो आपके पास आएंगे, आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है जो आपने अभी करना है। आप अपनी फील्ड में रहते हुए, अगर आप डिग्री में कोई कर रहे हैं उसको आप अपने सामने रखें और ये देखें कि आप कौन से एक ऐसे गोल के ऊपर काम कर सकते हैं। वो एक गोल पहले आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद उस गोल से जितने कनेक्टेड गोल्स हैं उनको आप उनके नीचे ऐड करना शुरू कर दें कि अगर मैं इस गोल के ऊपर काम करूंगा या करूंगी तो ये वाले गोल्स भी ऑटोमेटिकली अचीव होना शुरू हो जाएंगे। ये एक छोटा सा काम है जो आपको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन है। अब आ रही? जी क्लियर है। जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, BS बायोकेमिस्ट्री की, और मैं SDG पे काम करना चाहती हूँ, लेकिन मतलब मुझे प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा कि मैं किस तरह से तब यूनिवर्सिटी में। आप कौन से डिपार्टमेंट में? बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजिकल साइंस में हैं आप, ठीक है। आपसे रेलेवेंट तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बहरहाल ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इंशाल्लाह कल कवर हो जाएगा, क्योंकि कल मैं बहुत सारे केस स्टडीज़ पे बात करूँगा। केस स्टडीज़ के साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, और उसके अलावा जो कौन से इदारों में आप जा सकते हैं, कहाँ बात कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं कल क्लोजिंग के वक्त आपको बताऊंगा। अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि SDGs को किस तरह से समझना है और SDGs के ऊपर हमें कैसे काम करना है। तो हमने अभी शुरू किया है, इंशाल्लाह कल तक आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू शेयर योर ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मैं यहाँ चैट बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Hi, I'm Sayyid Noman Asia, Deputy Director from Senegal Karachi Technology. It's very wonderful. Thank you very much for your insightful. I am working basically student support services from beginning to as alumnus. कहने मतलब ये जब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, जब एडमिशन लेता है और के सारे जो भी स्टडीज दिलवा रहे हैं कि कंप्लीट करने उनकी साइकिल कंप्लीट है, वैन जो शी भी कम है alumnus के alumni हो जाता है, उसका काम कर रही है। तो मैं फोकस ग्रुप 4 जो रिलेट कर रहा है, ग्रुप भी कर रहा है, मैचेबल कर रहा है। ये थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है, एक सेकंड। हाँ, मुझे जो इश्यूज जो आ रहे हैं ना अभी,
इन लास्ट 2 years या 1 years के अंदर। इसमें जब क्वालिटी एजुकेशन पे बात करते हैं तो लैक ऑफ फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है HEI पब्लिसिटी के अंदर, तो वो वहाँ से डायरेक्टली होती है, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स लेफ्ट ऑफ कर जाते हैं HEI के पॉइंट पर। तो इन सिचुएशंस के लिए व्हाट इज डूइंग दैट कम अप सर्विसेज टू ज़्यादा बेटर मार्क्स। हमजा आप अपना माइक प्लीज म्यूट कीजिएगा। जी सर। ये मेरे ख्याल से 2 प्रोफाइल हैं, 2 आपका माइक खुला हुआ है, एक और साहब का माइक खुला हुआ है, उससे डिस्टॉर्शन हो रही है। सर अब आप बोलिए। नाउ आई एम क्लियर सर। जी अब क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। राइट सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली वी आर वर्किंग स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज इन HEI, राइट। तो ग्रुप कोड जो है वो हमारा बेसिक हमारा जो पैरामीटर है जिस हम क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें जेंडर इक्विटी भी आ रही है। ये उसको अगर मैं रिलेट करता हूँ ग्रुप 2 के अंदर जाके, जिसपे कुछ फैसिलिटीज़ हैं फ्रॉम गवर्नमेंट साइड से जो HEI पब्लिक सर्विसेज को नहीं मिल पाती हैं, उसका जो इम्पैक्ट जो हो रहेगा वो 2 हो रहेगा। एक तो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को लेफ्ट आउट कर रहे हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, HEI नहीं है कि वो उसको फुलफिल कर सके। दूसरा जो साइलेंट जो हैगा इन कमिंग ईयर्स में देख रहा हूँ कि हम लोग जो है अपनी रैंकिंग भी जो है ना वो डे बाय डे स्लो कर रहे हैं। हमें क्या ऐसा प्लानिंग करनी चाहिए SGD के अंदर, या ऐसे हमें ये करें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, या हमें थिंक टैंकर से हमें मिलना चाहिएगा, और थोड़ा सा हमें गाइड करें कि आइदर दे आर इन ग्रुप 2 में हम किसी से हम हेल्प ले सकते हैं, अगर हम रिलेट करें ग्रुप 4 को, क्या कोई और ग्रुप है हमें सपोर्ट कर सकेगा, और पाकिस्तान में कौन इस पे काम कर रहा है जो हमें सपोर्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे वेबिनार को ज्वाइन किया। और सेकेंडली आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और ऐसे चीज़ें जब हम देखते हैं तो दिल भी बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि ये चैलेंजेस तो पाकिस्तान में बहुत जगहों पे है और बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। मैं अभी हैदराबाद से थोड़ा सा आगे गया था, एक वहाँ पे गांव है छोटा सा उडेरो लाल, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत शौक़ और ज़ौक़ से पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अब जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ जाके हमने पूरे दिन एक प्रोग्राम किया, उनको बहुत सारे हमने जो है वो एजुकेशनल मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए, सब कुछ दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो उनके प्रिंसिपल थे वो हमारे पास आके कहते हैं कि सर ये जो आपने चीज़ें दी हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये हम डिलीवर कैसे करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर हमें जो है ना कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। अब वो कोलैबोरेशन कैसे हो सकती है उसके ऊपर हम लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग वैसे तो बहुत सारे इदारे, मैंने अभी बहुत सारे इदारों के नाम थोड़ी देर पहले गिनवाए थे, गवर्नमेंट के भी इदारों के नाम गिनवाए थे, तो मैंने कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए थे कि अगर इनके साथ हम कनेक्ट हो जाएं तो हम कर सकते हैं काम। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एक आम आदमी जो है वो उनको कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अब हम चूँकि इस पे काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, SDG की अवेयरनेस, पहले तो हम सिर्फ अवेयरनेस पे काम करते थे और कुछ नहीं करते थे, ना कोई प्रोजेक्ट था, ना हम कंसल्टेंसी देते थे, ना हम कोई सर्विस देते थे, ना पॉलिसी पे काम करते थे, कुछ नहीं करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें एक्सपर्ट होना शुरू हो गए, तो फिर हमने सारी चीज़ें करनी शुरू की। तब जब हमने ये चीज़ें करनी शुरू की तो हमारे जो है वो लिंकेजेस भी डेवलप होने शुरू हो गए, गवर्नमेंट में भी और हमारे कॉर्पोरेट्स में भी, हमारे NGOs में भी। अच्छा, अब व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम अपना एक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, यानी बीहाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है अपना एक पोर्टल डेवलप कर रही है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं किसी SDG को तो आप हमारे पास आके रजिस्टर हो जाएं, आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास रजिस्टर करें। ये एक वेब पोर्टल होगा जिस पे आप रजिस्टर होंगे, वहाँ आप अपना प्रोजेक्ट डालेंगे, वहाँ पर जो दूसरे लोग आएंगे वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई शख्स वहाँ पे कोई हेल्प चाहता है कि यार ये मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे जो है वो फ़लाँ सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट करने वाला बंदा हो, तो इट्स अ नेटवर्क जो कि हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टाइम बहुत कम है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1 महीना बैठ के सिर्फ यही सर्च करते रहें कि ये हमें करना है और हम कैसे करें। तो बात यह है कि इस पोर्टल को हमने डेवलप करना है। इसके लिए हमने काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। अच्छा, तैयार हुआ ये जो पोर्टल है ये हमारा डेवलप हो चुका है 1 साल पहले।
लेकिन हमने इसको अभी लॉन्च इसलिए नहीं किया है कि हम चाह रहे हैं कि अथॉरिटीज़ हमारे साथ शामिल हो जाएँ, वो इदारे हमारे साथ शामिल हो जाएँ जो इसको सेकंड करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, इंशाल्लाह इसी साल में हम उस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपनी, और ईमेल में आप मुझे अपनी सारी डिटेल्स भेजें, या और जितने भी लोग यहाँ पे शामिल हैं वो हमें ईमेल कर दें सारी चीज़ें और कनेक्ट हो जाएं। आप हमें सिर्फ थोड़ा अपना माइक प्लीज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें, बहुत डिस्टर्ब। Also write the name of the platform and the link. अच्छा अहमद, बेसिकली हमने वो लॉन्च नहीं किया ना अभी हमने उसको डेवलप किया हुआ है। अभी हम अभी बात कर रहे हैं। Suggested name should be written. वो SDGs की वेबसाइट पे ही अपलोड होगा, वो आप ईमेल कर दें, आपको ईमेल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और आपका तो आपने अगर वो फॉर्म फिल किया हुआ है फेलोशिप का, तो आप सबको वहाँ पे ईमेल हम कर देंगे। आपकी ग्रुप, अगर आपके पास ग्रुप में आप ऐड हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे भी हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. वो बेसिकली जो उसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, NGOs भी होंगे, उसमें कॉर्पोरेट्स भी होंगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी। वहाँ पे लोग एक दूसरे से रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे होंगे और अलाइन हो रहे होंगे सेम प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे के साथ। Okay, thank you. You're welcome. ठीक है जी, मेरे ख्याल से 4:30 हो गए हैं और आप लोगों ने ग्रुप्स बना लिए होंगे। मेरे ख्याल से 3 से 4 लोगों का हम रखते हैं, अपने अपने ग्रुप्स बता दें। पहले तो डॉक्टर साहब को हम ऑन बोर्ड ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो लोग आना चाहें, बताना चाहें अपने गोल्स, वो आप बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कॉलिंग। अच्छा, मेरा जो ग्रुप है वो मैंने जैसे अपने सवाल में भी बताया, वो मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जितनी शिपिंग लाइंस हैं उनके ऊपर जितने टाइप के इंजन्स हैं, उसके ऊपर जो इनोवेशंस हैं और उनकी जो कार्बन एमिशन। अच्छा, लोग समझते हैं क्लाइमेट एक्शन इज ओनली कार्बन एमिशन, लेकिन इसके अंदर सल्फर है, नाइट्रस ऑक्साइड की एमिशंस हैं, इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स की और शक्लें हैं जैसे सल्फर और पीका और मीका जोन्स भी बने। दुनिया में तो एमिशन जोन्स बने हुए हैं कि वहाँ उस जोन से गुजरते वक्त आपका जो शिप है उसको इतनी एमिशन लिमिट में होना चाहिए। उसके लिए डिफरेंट किस्म का इक्विपमेंट भी आता है। सही तो जहाज के साथ भी होने वाला है, अभी जहाज़ों के साथ तो हो गया है या होने वाला है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज CCS। जी। तो मेरा जो ग्रुप है उसके अंदर क्लाइमेट एक्शन होगा, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिकॉज हमें अपने पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना होगा। इसी तरह लाइफ बिलो वाटर, ऑब्वियसली ओशन की बात है, वो होगा। इसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की जो हम ऑल्टरनेटिव्स लाएंगे शिपिंग के ऊपर, जो लेस एमिशन करेंगे, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए और क्लीन भी होना चाहिए। एंड द फाइनल वन विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करें और कंज्यूम करें उसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। बिकॉज अगर हम अपनी क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमी पे भी बोझ डालेंगे और हम अपने कस्टमर पे। जैसे अगर शिपिंग है, शिपिंग इज अ बिजनेस, जब आपकी कार्बन क्रेडिट आपको परचेज करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट से जाके, सो आपकी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। अगर आप एक्सपोर्ट करें तब भी महंगी हो जाएगी, इंपोर्ट करें तब भी महंगी हो जाएगी। इंपोर्ट पे तो आपकी इकोनॉमी पे बोझ आएगा और एक्सपोर्ट पे यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद योर कंपेटिटर्स। सो ये मेरा ग्रुप होगा। थैंक यू। वेरी वेल सर, थैंक यू जी। कोई और? यस सर, शुड आई? जी प्लीज, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। ओके सर, एम आई ऑडिबल? जी ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं बेसिकली क्वेश्चन भी करना चाहती थी इस चीज़ से रेलिवेंट, और आपने जैसे कहा कि अगर कोई इनिशिएटिव है तो वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। सो बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन माई ऑन इनिशिएटिव दैट इज नेम्ड एज रोशन सफ़ा। Basically, it deals with the SDG number 4, that is quality education. It started as a final project for a program, community service program, लेकिन अब उसको मैं एक initiative के तौर पे लेके चल रही हूँ। हम उसमें करके we collect used books and refine them, rebind them and donate to the students जिनको used books की ज़रूरत होती है। What we are doing is we are trying to bridge the gap and we are trying to remove the feeling of being underprivileged just because you have financial barriers. At the same time, we are promoting sustainability in one way or another. और इसके साथ साथ हम donor students को certificates provide करते हैं, उनके लिए activities रखते हैं, उनको engage करने के लिए, उनमें sense of donation promote करने के लिए। It deals with climate action as well, which is SDG number 13 and SDG number 12, responsible consumption and production.
and SDG number 11, that is sustainable cities and communities. Recently we have launched our Roshan Safa summer cycle as well, जिसमें हम 5 Sundays में 5 summer camp activities करेंगे, जिसमें हम recycle and reduce सिखाएंगे, because in my workplace I noticed कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे ही उन्होंने as a waste material फेंकी हुई हैं जो कि use हो सकती हैं, reuse हो सकती हैं. We are also planning for a plantation drive once and a cleanliness drive as well. That's all about this assessment. And there is one question that I really wanted to ask aapse, that is, right now it is just an initiative, but I am focusing on and trying to develop it into an organization someday or any day later, but definitely uske liye organizational structure ko samajhna bahut zaruri hota hai. So I just wanted to confirm that is it okay अगर मैं इसको अपने लोकेलिटी में जस्ट एक इनिशिएटिव के तौर पे लेके चलूँ एंड वी कैन डू द चेंज जैसे जैसे हो रहा है, और फर्दर इसको आगे ले जाके जहाँ पे वी विल बी एबल टू, तो वी विल टर्न इट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो इफ यू कैन सजेस्ट मी एनीथिंग टू गो थ्रू एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन प्रोवाइड मी बेटर अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द organizational status or a structure so that I can develop it into one as well. अच्छा देखें, पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? I am from मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर. अच्छा, तो आपने इसको किसी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है अपने इस प्रोजेक्ट को? No, not really. I did ये प्रोजेक्ट CSR फोरम पाकिस्तान के साथ, उनका कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम था, तो ये उनका फाइनल असेसमेंट थी उनकी. अच्छा देखिए, इसको ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट ना करें. इसको आप सबसे पहले तो आपने ग्रुप नहीं बताया मुझे, ग्रुप आप बता दीजिएगा एंड में. इसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ना लेके जाएं, आप इसको एक ऐप बना दें, मोबाइल एप्लीकेशन बना दें, ठीक है. एक नेटवर्क डेवलप कर दें, ठीक है. उसमें क्या होगा कि आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे, बनाने के बाद आप इसको वायरल करें, लोगों तक पहुँचाएँ, कि लोग अपनी सारी डिटेल्स उसमें डालेंगे, मेरे पास ये वाली बुक मौजूद है, और अपने हद तक उसको ना रखें, इसको एक्सपेंड करें. आप अगर खुद ऑर्गेनाइजेशन बना के करेंगे तो आप शायद एक दिन में 100 लोगों को हेल्प कर पाएंगे या 100 डील्स कर पाएंगे. लेकिन अगर ये ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो एक दिन में 1 लाख लोग भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे. एक ऐप बन जाए, उसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मेरे पास CA की बुक्स पड़ी हुई हैं, या मेरे पास कोई टेक्सटाइल की बुक पड़ी हुई है, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं. मैं ऐप में जाऊंगा, उस बुक की तस्वीर अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद मैं उसमें उसको ऐड कर दूंगा कि ये वाली बुक्स मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता दो. अब फॉर एग्जांपल मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, लाहौर में किसी को ये बुक चाहिए या वॉट एवर, कहीं पे भी उसको ये बुक चाहिए, वो आएगा, वो उसको बोलेगा ये बुक मुझे चाहिए, तो उसके साथ वो उसके पैसे भी अपलोड किए हुए होंगे. साथ में आप उसमें अपना कमीशन मॉडल रखें कि जैसे ही एक बुक डिलीवर होगी, हर बुक पे आपको इतने मिल जाएंगे. तो ये मॉडल आपका सस्टेनेबल भी हो जाएगा, यानी आपकी ऐप से आप कमा भी रहे होंगे और ये सारा कुछ सिस्टम खुद ब खुद चल रहा होगा. तो ये आपको देखना पड़ेगा, इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं. तो ये आपका सक्सेस मॉडल रहेगा. ओके सर, थैंक यू सो मच. अच्छा, आपने ग्रुप नहीं बताया अपना, आपने ग्रुप बनाया अपना कोई? एजुकेशन तो आपका मेन था, उसके साथ कोई लिंक्ड कौन कौन से आपके टारगेट गोल्स थे? Okay sir, so the target goals are relevant to the SDG number 11, 12 and 13, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, and climate action. ठीक हो गया, थैंक यू जी. Thank you so much. You're welcome. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर अली गुल फ्रॉम हैदराबाद. जी अली. और सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ग्रुप है जो मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से तो वो SDG नंबर 1, 2, 3 और 6 को जो है ना उसमें लाए कर रहा है. 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 6 कौन सा है? सर नो पॉवर्टी जो बाय, और दरअसल मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है ना मैं हूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड, सो मैं उस हिसाब से अपना एक प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च करना चाह रहा हूँ, एक स्टार्टअप लेना चाह रहा हूँ. तो उसमें सर मैं जो हमारी बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यू कैन से, मतलब फार्मर्स को उनकी तरफ अवेयर करना चाहता हूँ, और उससे हमारी जो SDGs होंगी वो SDG नंबर 1 भी उसमें फॉलो हो जाएगी, 2, 3 और 6 भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं आजकल. हमारी जो एग्रीकल्चर है, कहते हैं कि बैकबोन ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है, तो वो जो है ना प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो गई, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं. तो जो हमारे फार्मर्स हैं उसको अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी जो है ना बहुत कम हो चुकी है. तो हम बायो ऑर्गेनिकली थ्रू मतलब इसको इंक्रीज भी करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी मतलब वो रिडक्शन होगी इसकी बाय इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी,
जो है ना सॉइल की फर्टिलिटी जो इम्प्रूव होगी तो सर डेफिनेटली हमारा जो है ना फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया आपकी सारी बात। देखें, आपका जो सेक्टर है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये इट्स अ $1 मिलियन बिज़नेस। अच्छा, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हमारा जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सारा जो हमारी फर्टिलाइजिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है वो हाईजैक किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो फूड प्रोडक्शन वैसे तो बहुत कम होती चली जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड हमारा ख़त्म होता जा रहा है, या तो वहाँ पे सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं या ज़मीन बंजर होती चली जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, वो शहर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। उनके बच्चे भी, वो ख़ुद भी, वो शहर की तरफ, उनको लगता है कि बहुत छोटी सी कोई वो है, हमें तो यहाँ पे रहना भी नहीं है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसको हाई यील्ड लेने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए इतने ख़तरनाक केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं कि मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं। जब मैं इंटीरियर गया तो किसी की आंखें ज़ाया हुई हैं, किसी का हाथ काट दिया, किसी का कुछ हो गया। वो केमिकल्स इतने ख़तरनाक हैं कि आप बग़ैर प्रॉपर शूटिंग के जो है वो केमिकल्स वहाँ पे डाल भी नहीं सकते। तो ये एक बड़ा इशू है। तो सबसे बेहतरीन हल जो आपने बात की है ना, जो क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसके ऊपर अगर आप काम करें ना तो आप अपने किसी बैंक को उसमें शामिल कर दें। कोई बैंक आपको जो है वो स्पॉन्सर कर दे या सपोर्ट करे। ये काम डेफिनेटली इतना आसान नहीं है। आप कुछ करके दिखाएंगे, कुछ फैक्ट्स फिगर्स देंगे, आपको पहले सैम्पल्स बनाने पड़ेंगे। उसके सैम्पल्स बनाने के बाद फिर आपको उसका एक लैब टेस्ट कराना पड़ेगा कि भाई हमारा जो ये फर्टिलाइज़र है ये कितना बेनिफिशियल है। लेकिन बात यह है कि एवरीथिंग इज़ अबाउट मनी नाउअडेज़। अगर आप अपना फर्टिलाइज़र किसी के सामने रखेंगे, वो सबसे पहले ये पूछेगा, मैं एक पेड़ से 25 किलो टमाटर लेता हूँ, क्या तुम्हारा फर्टिलाइज़र मुझे 25 किलो दे सकता है या इससे ज़्यादा दे सकता है? अगर ये 24 भी देगा तो मैं नहीं लूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ख़तरनाक होगा, ये खा के बीमार हो जाएंगे। वो कहेगा मुझे इससे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम करना है। ये कहलाता है आपका USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। USP आपका अच्छा होगा तो ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो पहले तो आपने इस पर काम करना है। जब ये हो जाएगा फिर आपने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1 एकड़ की ज़मीन पे इसको यूज़ करना है 1 साल तक, ताकि आप प्रूव कर सकें कि यार ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस लेवल तक चला गया। उसके बाद फिर आप एक बिग फिश कैच करें, कोई बड़ा बैंक, कोई बड़ी कंपनी जो आपको स्पॉन्सर करे, वहाँ से फिर आप फ़ौरन आगे जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करें, फिर ये आगे बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ये गैप है बहुत बड़ा मार्केट में। और आपने जैसे लैब टेस्ट की बात की, तो सर आप थोड़ा इस बारे में भी मुझे गाइड कर दें, यहाँ पे वो कैसे हो सकती है, मीन्स अगर हम सैंपल रेडी कर रहे हैं। यार उसके बहुत सारे आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वो मेरे ख्याल से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के आप केमिकल डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वो आपको सारा गाइड करेंगे। क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, चूँकि मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ। तो आप किसी भी केमिकल डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएँ, वहाँ वो आपको सब गाइड कर देंगे किस तरह से इसको जो है वो देखेंगे। अच्छा सर, मेरे 2 क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन पहले आइडिया शेयर करते हैं कुछ ध्यान में आपसे। जी Sir, what is the right procedure to include the bank or to approach the bank? यार बैंक पॉजिटिव वे किस हवाले से कह रहे हैं आप? प्रोजेक्ट के हवाले जैसे आपने सर मशवरा दिया कि किसी भी बैंक को अप्रोच करके उस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया जाए तो एक क्रेडिबिलिटी का इम्पैक्ट आ जाता है और बेहतर रहता है। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड हाउ टू कांटेक्ट देम? उनका एक CSR डिपार्टमेंट है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रेलेवेंट उनका रिलेशनशिप मैनेजर, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल आपको वहाँ पे लोग मिल जाएंगे जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसको मज़ीद ईजी मैं आपको कर देता हूँ। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं पिछले 7 साल से, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन फाइनेंस कॉन्फ्रेंस इस साल इंशाल्लाह हम 8th कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। हम पिछले 7 साल से वो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। एक हमने इस्लामाबाद में कराई थी, फिर हमने एक लाहौर में करवाई थी, उसके बाद जितनी भी हुई हैं वो हमने कराची में करवाई हैं। तो उसमें हमने काफ़ी सारे रेलेवेंट लोगों को ऐड किया है। उसमें बैंक्स तो हमारे पास सारे आते हैं, तकरीबन सारे ही बैंक्स के जो CEOs होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, CTO होते हैं, CFO होते हैं, वो सारे बैठे हुए होते हैं उस कॉन्फ्रेंस में। उसमें सर फहरिस्त
जो जितने भी बड़े बैंक्स हैं सारे उसमें शामिल हैं। अच्छा, उसमें मैं आप लोग कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ? अगर ये ट्रेनिंग के हद तक नहीं रहेगा आपसे कनेक्शन, और कनेक्ट रहेंगे, ग्रुप के अंदर आप शामिल हैं, आपको ईमेल मैंने दे दी है, अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कब हो रही है। आप उस कॉन्फ्रेंस में आ जाएं और आप अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है वो प्लान करके लाएं, प्रेजेंटेशन बना के लाएं। व्हाट आई कैन डू इज़ कि हम आपको उस कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट स्टेज पे दे देंगे, आप उन बैंकर्स को कन्वेंस करना आपका काम है। सिंपल इज दैट। प्लेटफॉर्म हम आपको दे देते हैं, ठीक है। बाकी जो डेवलप हम कर रहे हैं पोर्टल, उसमें तो आप ऐड हो ही सकते हैं, तो पोर्टल पे आप अपना प्रोजेक्ट ऐड कर दें। जैसे जैसे लोग ऑर्गेनाइजेशंस ऐड होती रहेंगी, आपके पास लोग कनेक्ट होते रहेंगे। सिंपल इज दैट। ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। जी, वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी सर, अब ठीक आ रही है सर? थोड़ा सा और लाउड बोल लें। जी सर मैंने ये जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, इनसे मैंने अलग एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस तरह पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट। नहीं आ रही मुझे आपकी आवाज़ क्लियर। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे क्लियर। अब आ रही है सर? अब हाँ, कुछ बेहतर है। तो मैं ये कह रहा था सर कि जिस तरह आपने ग्रुप बनाया हुआ है ना, 6 ग्रुप्स, तो इसमें सर आपने कहा कि आप खुद से भी बना सकते हैं, ग्रुप पर ज़रूरी नहीं है जी। तो उसमें जो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है, ये मैंने मेन गोल रखा हुआ है, और उसमें क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, नो पॉवर्टी, सर ये उनके साथ इंटरनेट लिंक कर रहे हैं। जिस तरह सर ये पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, इसकी मतलब एक हम किस तरीके से बुला सकते हैं या स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। जिस तरह ये पाकिस्तान में सर हर सूबे में और फेडरल लेवल पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक पास हुआ है, उसके थ्रू मतलब हम मुख्तलिफ कानूनों से मुख्तलिफ जगहों से मतलब डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से केसेज है और इनके ऊपर काम कितने केसेस पेंडिंग है। तो दूसरी बात यह है सर कि उस क्वालिटी एजुकेशन के साथ तो किस तरह इंटरलिंक हो रहा है, उसमें इंटरलिंक किस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल सर, जिस तरह बैकवर्ड एरियाज़ में तो स्कूल भी नहीं है, तो अगर स्कूल हैं तो वहाँ पे टीचर नहीं है, और उसके साथ अगर आप हमारे कैपिटल सिटीज़ को देख लें तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन अच्छी है, टेक्नोलॉजी भी है, लाइट भी है, इंटरनेट सर्विस भी है, और क्वालिटी स्टाफ भी है। तो अगर सर देखा जाए इस तरह हमारे CSSPMS या दूसरे कमीशन के टेस्ट है, वहाँ पे फिर जब ये बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर मतलब है कि जो बैकवर्ड एरिया से होते हैं वो कंपटीशन में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या मतलब वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर सेम अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाए तो मतलब है कि वो इक्वल हो जाएंगे, और उस हिसाब से उनके कंपटीशन में भी एक साथ बैठना अच्छा है। और दूसरी बात यह है सर कि जेंडर इक्वलिटी जो है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ में पहले तो फीमेल स्कूल है भी नहीं, अगर है भी तो बहुत दूर है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर नॉर्मल यूज़ की वजह से या सोशल सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे हमारी फीमेल एक्सेस कर भी नहीं सकती। तो इसी तरह सर अगर ये पीस जस्टिस या स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो तो ये सारी चीज़ें उसके साथ मतलब देखिए ठीक हो गया। दैट्स ग्रेट। कहाँ से हैं आप? मैं सर साउथ वजिस्तान से। सही, ज़बरदस्त। थैंक यू सर। जी, और कोई? बस 1-2 लोगों को और लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम वाइंड अप करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि कल हम क्या करने वाले हैं, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर रखें। कल हम शुरू में वही 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन का बताऊंगा, और आखिर का जो आधा घंटा होगा फिर हम उसमें इंशाल्लाह डिस्कशंस करेंगे। जी Sir, I would like to share my thoughts on this. सॉरी, दोबारा बोलिएगा। Am I audible? हाँ, आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन बहुत लाइट है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। Okay, right now my voice is clear or not? Much better. Much better. So I would like to share my thoughts or the project on which I want to work. That's related to SDG number 3, which is about good health and well-being. So actually from starting, I would always like to work on any initiative which is related to women's health. In simple word, that's about the menstrual health. So that's related to the SDG number 3 and also interlink with the SDG number 6, which is about the clean water and sanitation, and SDG number 4, which is about the quality education. Like अगर देखा जाए, still this topic is known as a stigma or taboo topic समझा जाता है in rural areas.
एरियाज में, और देर आर इवन नॉट गर्ल्स को तो इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, और दे डोंट हैव अ मच इनफ नॉलेज एंड दे हैव नॉट इवन कॉन्फिडेंस लाइक ड्यू टू सच डेज, लाइक वो मंथली अपने क्लासेस भी इवन मिस कर जाती है. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर अवेयरनेस सेशंस एंड दे शुड बी गेट टू नो लाइक व्हिच प्रोडक्ट्स आर ओके. एंड आजकल तो उनके देयर आर टू मच लाइक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, देयर आर टू मच थिंग्स. सो this is the topic on which I would like to a social awareness scale to work on. That's great. आप कहाँ से हैं? So I am Zaina Memon from Hyderabad. अच्छा, आप मैंने ईमेल शेयर किया, आप मुझे ईमेल ज़रूर कीजिएगा अपना नाम लिख के, और जो आपने अपने प्रोजेक्ट का बताया उसको. ये प्रोजेक्ट आपने कहाँ तक कर लिया है या अभी सिर्फ आपने सोचा है? No, so actually whenever I have a chance to work with any NGO, so मेरा फर्स्ट यही थॉट होता है कि I would like to work on this topic, क्योंकि ये जो टॉपिक है आजकल like there are the areas where girls don't know, and especially in schools में मैंने कुछ awareness की है like the girls which are going to face this problem. So pre-teenage session, ताकि उन्हें already एक mindset हो they are going to face this and it's normal thing. So मैंने कुछ स्कूल्स में किए, बट इट्स लाइक अ न्यू इनिशियल, लाइक देयर इज नथिंग टू मच. आप यूनिवर्सिटी में कौन से सेमेस्टर में? So I am from Mehran University, third year students, sixth semester. ठीक है, आप मुझे ईमेल ज़रूर कीजिएगा. वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 2 years और बहुत जल्दी हम इसको मार्केट में लेके आएंगे. तो इंशाल्लाह मैं आपको इसमें कनेक्ट करता हूँ ताकि आप इसको जो है वो ज्वाइन करेंगे आप. ठीक है? Okay, sure, thank you. You're welcome. Hello, I would like to say something. Hello. जी, आपकी आवाज़ आ रही है. Hello. Okay. मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी. Can you hear me? जी बिल्कुल, बताइए. मैं MPhil ग्रेजुएट हूँ इन एजुकेशन और 6 ईयर से एंड अप्रॉक्स एज अ वॉलंटियर इंटर्नी सिंस 2013 से मैं लिख रही हूँ और इन सब इश्यूज़ पे काम कर रही हूँ. सो अब रिसेंटली मैंने 2023 में नूरी के नाम से एक स्टार्टअप लॉन्च किया जो कि एक यूएसएड की ट्रेनिंग में मैंने एज अ सीड मनी के तौर पे विन किया था, बिजनेस आइडिया बेसिकली, और वहाँ से हमने उसका इनिशिएटिव लिया. और नूरी के बिहाफ पर मैं अब तक 17 ऑन ग्राउंड सेशंस करवा चुकी हूँ फॉर विमेन एम्पावरमेंट के ही डोमेन में रहते हुए, स्किल डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी सेशंस. और इसके साथ साथ ही मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी करवा चुकी हूँ 17 to 20 मीन्स के हर मंथ में एक एक्टिविटी हमारी लाजमी होती है. उससे रिलेटेड जो मैंने गोल्स का एक ग्रुप बनाया है वो ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विथ यू के मेन जो होगा डोमेन मेरा वो जेंडर इक्वेलिटी पर है, और उसके अंडर देन बेसिक 3 गोल्स आ जाते हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटीज़ पर है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ पर. तो मैं इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना चाह रही हूँ और अपने ही स्टार्टअप के बिहाफ पर. तो उसमें आप मुझे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप कहाँ से हैं? कराची. अच्छा ठीक है, तो आप तो फिर डायरेक्ट मुझसे मिल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे ईमेल कर दें सारी चीज़ें, फिर इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट में लेते हैं और फिर आपसे एक मुलाकात भी रख लेंगे. मैं SDG. श्योर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आई गेस आप लोगों को ईमेल दिख रही होगी स्क्रीन पे. Am I audible? जी आपकी आवाज़ आ रही है. ओके, सो मेरा नाम कशफ फैसल है और मैं हैदराबाद से हूँ. मैं एक BSc स्टूडेंट हूँ न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस में. मेरा जो SDG का जो लिंक करता है वो SDG नंबर 3, 1 and 2 से करता है. क्योंकि मैं न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं जो काम कर रही हूँ, मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है. हमारी हैदराबाद में कोई ऐसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या NGO वगैरह मैंने नहीं देखी जो वर्क कर रही है, और उसको देख के मुझे काफ़ी मायूसी भी हुई. और हमारा एक सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस, उसमें मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा कि यूथ को एड्रेस करना है, उनको बताना है कि गुड हेल्थ और वेलबींग क्या है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे हम अपनी हेल्थ को ठीक करके मुल्क की तरक्की के लिए कर सकते हैं. तो ये अगर SDG नंबर 3, 1, 2 और एक आई गेस एक और SDG वो वाला है ना जो इकोनॉमिक पे इसको यूज़ करते हुए, तो मतलब फूड साइंस के थ्रू कैसे हम 0 को
एलिमिनेट कर सकते हैं, ज़ीरो हंगर को अचीव कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम जो है फूड को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने स्कूल ड्राइव स्टार्ट करी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके और अब हमारे जो यूनिवर्सिटी के करीब स्कूल्स हैं वहाँ से हमने यूनिवर्सिटी से लेटर लेके वहाँ पे गए, वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस रखे, मेडिकल कैंप करके काफ़ी सारे वेबिनार्स वगैरह अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वही है कि कोई ऐसी प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मुझे बैकग्राउंड सपोर्ट मिल सके, क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं वो हम सिंसियरली कर रहे हैं विदाउट एनी फंडिंग। हम लोग चाह रहे हैं कि हम खुद अपने एफर्ट्स और टाइम दें और ये मेरी 5 दोस्त हैं जो मिलके हम लोगों ने इसको इनिशिएट किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हों। लेकिन यही है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि हमारे साथ हमें सपोर्ट कर सके, क्योंकि एक स्टूडेंट तो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता और हैदराबाद में ऐसे मुझे कोई नहीं दिखी। सो अगर आपके उसमें कोई ज़रूर मुझे कनेक्ट करें। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो आप कनेक्ट कर दीजिएगा, आप ईमेल कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कनेक्ट करते हैं। हैदराबाद में आता रहता हूँ, तकरीबन महीने में 1 आध चक्कर मेरा लग जाता है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं और वहाँ पे कोई एग्जीबिशंस होती हैं तो मेरे चक्कर लगता है। हो सकता है मैं 1 आध हफ्ते में वहाँ पे आऊँ अब शायद, तो उसमें फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, आप आ जाइएगा कॉन्फ्रेंस में, तो इंशाल्लाह चीज़ों को लेके चलते हैं। जी वालेकुम सलाम। बस हम ये लास्ट ले रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे। बाकी जितने लोगों के जो भी सवाल हैं, जो भी कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So basically I'm a media science student. I'm recently graduate. So but मैं since 4 years से मैं as a freelance health coach work कर रही हूँ। So different social media platforms पे मेरे pages हैं, Instagram पे, TikTok, Facebook पे। I provide weight loss diet plans, weight gain diet plans to all over the world. So alhamdulillah I transform 500 plus people. बट द इशू इज़ दैट अपने शहर हैदराबाद में रहते हुए लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं, ठीक है। सो लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। तो मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाह रही थी कि हैदराबाद में रहते हुए ऐसे कौन से SDGs हैं जिस पे ये जो इस हेल्थ पे गुड हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, सो उनके साथ में कोलैबोरेशन कर सकती हूँ। तो बस मैं ये आपसे ये पूछना चाह रही थी। माई मेन कंसर्न इज दैट। आप हैं कहाँ से? आई एम फ्रॉम हैदराबाद से। अच्छा, आप हैदराबाद से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं उनका थोड़ा सा जवाब दे दूँ। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। सर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। हाँ, मैं असल में मैंने इनिशियली भी आपको बताया था, हम जिस पोर्टल पे काम करें तो वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइएगा जब हम उसको लॉन्च करेंगे। प्लस ये है कि आप हमें ईमेल कर दें सारी डिटेल्स, आपको इंशाल्लाह कनेक्ट कर दें। जी आपने ईमेल अपनी कहाँ शेयर? स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। थैंक यू का कार्ड है, उसके नीचे मैंने ईमेल रखी हुई है sdgs@b-consultants.com। मैंने कमेंट में भी 2 दफ़ा टाइप कर दी थी और मैंने स्क्रीन पे भी ऐड कर दी है। आप में से कोई एक मुझे सिर्फ ऑडियो में बता दें। नो प्रॉब्लम सर, वी विल शेयर इन द ग्रुप, कोई मसला नहीं। ग्रुप में ये सारे लोग हैं, आपकी तमाम डिटेल्स, लिंक और ये सब चीज़ें हम शेयर कर देंगे। ठीक है, बस ईमेल शेयर कर दे। ये कमेंट्स में आ रहे हैं सर, आपकी शो हो रही है ईमेल। अच्छा, थैंक यू सो मच अहमद। ओके सर। जी एक लास्ट कॉल हमारे पास थी। थैंक यू सर, मे आई प्लीज? जी जी प्लीज अली। Thank you, sir. I'm from Muzaffarabad, Azad Kashmir, and let me give you a short background. I have worked in planning and development department on the UNDP's this SDG support unit, जो कि आपने बातें की कि SDG in Punjab and KP, all the SDG support unit were supported by UNDP, and I was part of that unit in Azad Jammu and Kashmir for government of AJ&K, and I've also worked with the Punjab SDG support unit as an OIC for a couple of months. So sir, we have worked a lot on SDGs being applied in the government sector. You said to make the groups, but I think all of these groups are equally important. No doubt we cannot work on all of the groups at the same time. We have to choose some, but we have worked on all of them because of the government strategy, and we have developed a lot of projects. We have completed a lot of projects. We have developed research studies, and for particularly for AJ&K. I'm not talking about for the whole country. This is for AJ&K. For example, from tourism point of view, which is related to economic growth and decent work,
We have developed model villages with a private partner, model guest houses with on a private partnership (PPP) with Afuwat Foundation. Okay. Some of another project was like they have given the loans, cash loans to women to empower the women, and they have bought some swing machines and that kind of stuff which women can use indoors, particularly for the areas where women cannot go outside for work, like Neelam Valley, because it's a very hilly terrain and very hard terrain. Similarly, in some of the Poonch sectors, पुंछ आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर भी वुमेन के घर से बाहर निकलने पर कुछ रिजर्वेशंस हैं, खुद वुमेन भी नहीं निकलना चाहती, लेकिन कुछ उनके जो हमारा यहाँ का कल्चर है, नॉर्म है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेन आर वर्किंग, अच्छी तरह से लोग यहाँ काम करते हैं, अपने अपने लोगों के कारोबार हैं और जॉब्स भी अच्छी हैं, तो इसलिए एक तरह से ज़रूरत महसूस नहीं होती कि घर की खातून जो है वो बाहर जाके काम करे, अनटिल अनलेस की कोई न्यूक्लियर फैमिली हो या वो विडो हो या कोई ऐसी वुमेन हो जो सेपरेटेड हो, तो वो अपने लिए खुद अपना रोज़गार कर रही होती हैं। बट स्टिल सेड हमारे पास काफ़ी एवेन्यूज़ हैं। अभी रिसेंटली हम CSR के हवाले से जो यहाँ पे एजीके के अंदर जो बैंक्स काम कर रहे हैं, वी आर टारगेटिंग देम। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इस चीज़ को ऑन किया है, चूँकि यहाँ PM चेंज होते रहते हैं, तो अब इस वक्त करंटली आई एम वर्किंग विद द प्राइम मिनिस्टर्स एजीके SDG सपोर्ट यूनिट, और उनका विजन हम आगे लेकर चल रहे हैं। हमने वी हैव सेव्ड 18 बिलियन रुपीस ऑन दिस रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। PM के डायरेक्टिव थे और जितना भी PM सेक्रेटेरिएट के एक्सपेंडिचर्स थे फ्यूल के और ये जो ऐशो आराइश के आसानियों के लिए जो ये मिनिस्टर्स, एडिशनल सेक्रेटरीज और दूसरे लोग जो लेते हैं, तो हमारे इस मौजूदा PM ने ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन किया और ख़ुद वो एक कल्टस गाड़ी यूज़ करते हैं और उनके साथ उनके अपने स्टाफ के सिर्फ 2 बंदे हैं जो उन्होंने अपने साथ रखे हैं, बाकी सारा स्टाफ भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो लाइक इस तरह से जो कि गवर्नमेंट हैज सेव्ड 18 बिलियन काम हो रहा है। आप सही कह रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है आपकी जगह पे, और काफ़ी सारे लोग हैं मेरे पास वहाँ से कनेक्टेड, वो बताते रहते हैं। मुझे इनविटेशन भी काफ़ी आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह सर्दियों में आपके पास आऊँगा तो थोड़ा घूम फिर भी लेंगे और आपकी डेवलपमेंट भी हम देखेंगे। हम चूँकि काफ़ी हमारे यहाँ काम चल रहा है और चूँकि आप कनेक्ट कर रहे हैं, यू आर सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल राइट नाउ, जैसे कि आपने सबको कहा भी कि वो आपसे कनेक्ट करें, तो वी वुड बी हैप्पी टू होस्ट यू इन प्राइम मिनिस्टर्स SDG सपोर्ट यूनिट। आप जब भी आएँ, हमारा ये डोनर कोऑर्डिनेशन सेल है और इसमें इसी के साथ इसका SDGs यूनिट जो है वो ये चल रहा है, और इस पे आगे आने वाले टाइम में हम वी आर फोकसिंग ऑन CSR प्राइवेट सेक्टर की, हम कम्युनिटी बेस्ड ऐसी करें कि लोग देखें। सर अब थोड़ा सा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम SDGs को देखें तो वो पहले भी किसी ने शायद कमेंट किया कि UN के गोल्स हैं, नहीं ये UN के गोल्स नहीं है, ये हमारा दीन, हमारे दीन ने, हमारी शरीयत मुक़द्दसा इस्लाम ने हमें सिखाया है। बिल्कुल ऐसे फॉर एग्जांपल पैगंबर का फरमान है कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि कल क़यामत है तो तुम उस वक्त भी दौड़कर एक दरख्त लगा लो। सही बात, यानी इतनी है कि क़यामत बर्पा हो रही है लेकिन दरख्त लगाने की सरकार ने ताकीद की, तो दिस इज द सस्टेनेबिलिटी, दिस इज सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल होगी कब कि जब हम अपनी रूट से इसको लेकर चलेंगे। तो मेरा PhD थीसिस भी इसी पर है। आई हैव रिटन द क्रिटिक ऑन SDGs। अभी के मौजूदा एम्पिरिकल उस पर हैं कि हमने देखा गुर्बत उसको गोल बना लिया, जबकि ये किसी फिलोसॉफी के ऊपर बेस नहीं करते। तो आई हैव डेवलप्ड द फिलोसफी फॉर सब चलें, जब आप आएंगे आपके साथ उस पर भी डिस्कशन की जाएगी। तो विद दिस एट दिस नोट के वी हैप्पी टू होस्ट यू इन AJK SDGs यूनिट। प्लीज कीप योर लाइक स्केड्यूल फॉर AJ&K, तो हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ काम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन। हम आज के सेशन को अभी क्लोज़ करते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप ग्रुप में कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ग्रुप में आपको उसके जवाब मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपके सवालों के जवाब भी देता रहूँगा। और कल के सेशन में इंशाल्लाह हम लोग बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो कल अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप कल कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।